गुड इवनिंग विद्यार्थी। आज के क्लास 10th के इतिहास के आज हम लोग एक नए टॉपिक पर हैं, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आज का हमारा विषय है हिस्ट्री का शहरीकरण एवं शहरी जीवन इकाई 6 इकाई 5 पिछले लेक्चर तक हम लोग देख रहे थे। इस लेक्चर में आज हम लोग शहरीकरण एवं शहरी जीवन को देख रहे हैं, जिसमें शहर है क्या सबसे पहले हमें समझना है। शहर है क्या, तो शहर का निर्माण कैसे हुआ। आरंभिक स्टेज में जैसे आप पढ़े हैं कि शुरू में गांव का निर्माण कैसे हुआ, एक परिवार दो परिवार बढ़ते बढ़ते कई परिवार के लोग जुटे, गांव का निर्माण हुआ, गांव से बड़े गांव का निर्माण हुआ, फिर पंचायत का निर्माण हुआ और नतीजा समय के साथ बढ़ते बढ़ते शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव या शहर या कस्बे के रूप में विकसित हो जाना, किसी गांव का एक शहर या कस्बा के रूप में बदल जाना, एक बड़ा सा गांव जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, अर्थात एक ऐसा शहर भी इसका नया नामकरण कर सकते हैं जहां पे आधुनिक सभी सुविधाएं अवेलेबल हो। कहता है गांव और शहर के बीच काफी भिन्नताएं होती है। गांव और शहर में बहुत कुछ अंतर है। जहां गांव में छोटी छोटी सुविधाओं के लिए हम तरसते हैं, वहीं गांव शहरों में बड़ी बड़ी सुविधाएं हमारे सामने एज इट हमें आसानी से उपलब्ध होती है। अब कहता है विद्यार्थी गांव की आबादी कम होती है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गांव में क्या होते हैं, अधिक देखते होंगे गांव में कि विद्यार्थी किसी का एक आध दो तीन कट्ठा में घर घेर देगा, रहने के लिए एगो रूम में भूसा रखेगा, एगो रूम में कुछ रखेगा। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में एक ही रूम है, एक ही रूम में सारी सुविधाएं अवेलेबल है, रहना खाना पीना, विद्यार्थी वॉशरूम की फैसिलिटी भी वही है। क्या हो सकता है कि 2 रूम में सारे सिस्टम एडजस्ट किए हुए हैं, यानी कम जगहों में ज्यादा संसाधनों का अरेंजमेंट हमारा शहर है। अर्थात शहर की जनसंख्या गांव की जनसंख्या से क्या होती है, सघन होती है। नगर की ज्यादा होती है। गांव में खेती पर लोग निर्भर करते हैं, पशुपालन पर मुख्य आजीविका का आधार होता है। वही शहर के लोग क्या चीज पर निर्भर रहते हैं विद्यार्थी, व्यापार उत्पादन। और गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है, लेकिन वही शहर हमारा क्या है, प्रदूषित है। शहर में विद्यार्थी आए दिन जिस प्रकार हमारा ट्रैफिक का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई के पूरा शहर में काद वो मुश्किल से जहां तहां आपको पेड़ दिखाई देते हैं, इस प्रकार से वहां वातावरण पूर्णतः पॉल्यूटेड है। यहाँ से निर्माण कार्य, सड़क उड़क का, चाहे घर का, भवन का, ये सब से गाड़ियों का प्रदूषण दिन रात आपको सड़क पर दौड़ रही है। 1 सेकंड में आपको विद्यार्थी 1 मिनट में वहां से लगभग में 100 गाड़ियां पार कर जाती है। तो ये सब स्थितियां हमारे शहर को व्यापक और प्रदूषित कर रहा है। शिक्षा और यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि में शहर क्या है, गांव से बेहतर है। हाँ, कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी है। कहता है कि अधिक उन्नत व्यवस्था में हमारे शहरों में देखने को मिलता है। शिक्षा का स्तर हाई लेवल का मिलेगा, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हाई लेवल का मिलेगा, यातायात की सुविधाएं हाई लेवल का मिलेगा। अर्थात गांव से शहरों का विकास एक बृहद प्रक्रिया है जो कई शताब्दियों पर फैली हुई है। अर्थात एक गांव ही छोटा था। जो विद्यार्थी आपको संस्कृत में पढ़ना था कि विद्यार्थी पाटिल ग्राम, पटना का नाम क्या था, पाटिल ग्राम। गांव से बुद्ध भगवान ने घोषणा किया कि आए दिन एक बहुत बड़ा महानगर होगा, और वर्तमान में है। उसी प्रकार एक छोटे से गांव का विकास बहुत बड़े स्तर पर हो जाना, सभी सुविधाओं से, आधुनिक सुविधाओं से लैस के साथ, उसको हम शहर कहते हैं। जहाँ पे एक मतलब है कि रोजमर्रा के लिए व्यवसाय की व्यवस्था हो, अर्थात जीविका के सभी साधन उपलब्ध हों। तथा समाजशास्त्री के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। कहता है नगर की जीवन यानी शहरी जो जीवन है, व्यवस्था, जीवन व्यवस्था है विद्यार्थी, एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपको शहर में जाना है तो आधुनिक सुविधाओं का फायदा उठाना ही है। जैसे गांव में आप 1-2 किलोमीटर चलने के लिए आपको कोई गाड़ी यहाँ पे की व्यवस्था नहीं मिलता था, साइकिल की व्यवस्था नहीं मिलती है और आप पैदल चल जाते हैं। लेकिन शहर में मुश्किल से 100 मीटर चलने के लिए आदमी गाड़ी की व्यवस्था है, और लोग जाते हैं, 100 मीटर भी चलना पसंद नहीं करते हैं। शहर में देहात में विद्यार्थी हो सकता है कि आपको नूने रोटी चल रहा हो या दाले भात चोखा चल रहा हो कई दिनों तक, लेकिन शहर में सुबह का आइटम अलग, शाम का आइटम अलग, दोपहर का आइटम अलग। ये सब व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से लोग खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, एक कपड़े गांव में आप 2-3 दिन तक पहने हुए हो, लेकिन शहर में क्या है विद्यार्थी, आपको फैशन डेली का मॉडर्न फैशन है, डेली आपको कपड़े चेंज, ट्रेनिंग चेंज।
रहने सहने का तरीका बहुत ऊंच होता है। समाजशास्त्री के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। कहता है जो आज के समय का सबसे बड़ा लेटेस्ट व्यक्ति है, अगर आप भी विद्यार्थी बहुत हाई डेवलप कर जाए, शिक्षित हो जाए या बहुत ज्यादा शिक्षा हाई लेवल का शिक्षा चाहते हैं तो आपके गाँव में उपलब्ध नहीं है, लेकिन यही शहरों में चले जाइए। अगर आप बिहार से निवास करते हैं तो बिहार में सबसे अच्छा शिक्षा का उच्च स्तर आपको मिलेगा पटना में। किसी भी जिला से, 38 जिला में से आप किसी जिला में हो, अर्थात पटना महानगर में आपको जाना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको कहता है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव वहाँ पे क्या होता है, अपने मानसिकता प्रभाव शहर में जाके बदल जाता है। रोजगार के अनेक ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं, उस ऑप्शनों से वो अपना जिस लेवल का वो व्यक्ति रहता है अपनी योग्यता के अनुसार वर्क करता है। शहरी व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। मतलब शहर है कि अंतहीन, जिसका कोई अंत ही ना हो। जिस काम को करने में आप गांव में शर्म करते हैं, वही गांव काम आप जाके शहर में कर रहे हैं और पूर्णतः मोटी कमाई कमा रहे हैं। घर में खेत पटाते हो कितने पैसे मिलते हैं, घर में विद्यार्थी बागवानी करते हो कितने पैसे मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता और पूंजी लगता है। लेकिन शहर में जाओ, फुलवारी पटाओ, बागवानी करो या किसी का छोटे मोटे काम करो, सब में आपको पैसे मिलते हैं। घर में आपके माता बहन दिन भर विद्यार्थी आपके घर की रखवाली करते हैं, खेल के उनको सैलरी देते हो। लेकिन शहर में जाओ, वही चौकीदारी का ड्यूटी मिल गया, आपको सैलरी 10,000 15,000 जो भी आपको है, 25,000 आपका निर्धारित है। प्राइवेट अगर है तो विद्यार्थी कम मजदूरी, लेकिन अगर गवर्नमेंट है तो ज्यादा मजदूरी। घर में साफ सफाई करते हैं, कितने रुपये मिलते हैं। शहर में जाइए, घर में रोटी चावल आप बना के सबको खिलाते हैं, कितने रुपये मिलते हैं। लेकिन शहरों में चले जाइए, वही रोटी चावल का बिजनेस खुला हुआ है। हर एक छोटा घर की आपकी मिट्टी का, यहाँ जो आप मिट्टी आपके घर में है या खेतों में आप देखते हैं, इस मिट्टी का आप महत्व नहीं देते हैं। लेकिन शहर में जाइए, मिट्टी भी पैकेट में बंद होकर बिकती है। ये शहर है। शहर वो जगह है जहाँ पे आपकी काबिलियत के अनुसार आप चाहें तो कुछ भी बेच सकते हैं। आपके हंसाने से आपको पैसे मिल सकते हैं, आपको विद्यार्थी गाने नाचने से आपको पैसे मिल सकते हैं, किसी के कार्य को करने से आपको पैसे मिल सकते हैं। अर्थात अंतहीन का मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बशर्ते आपका शरीर कार्य करने के लिए तत्पर हो। और कामचोर है तो उसके लिए विद्यार्थी लाख सुविधाएं अवेलेबल करा दिया जाए, कुछ नहीं होने वाला है। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म, कहता है कि आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण अंग हैं। कहता शहर की स्थापना किस लिए हुई? शहर की स्थापना का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि व्यापार धर्म, बड़े बड़े शहरों में लोगों को भीड़ को इकट्ठा करके बड़े बड़े धर्म भंडार, धर्म का आयोजन, ये सब कारणों से शहरों की स्थापना हुई। ऐसे वे क्षेत्र थे जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पतन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे। आपको हम पहले ही चर्चा लिए हैं, जिन रास्तों से व्यापार ये सब होता था, उन रास्तों में अर्थात पतन, आपको समुद्र के बहुत बड़े बड़े जहाज ठहरने वाले स्थान, जिसको हम पतन कहते हैं या बंदरगाह कहते हैं, वहां से रोजगार के रास्ते खुले और वहीं पे अगल बगल शहर का निर्माण धीरे धीरे होने लगा, आधुनिक सुविधाओं से लैस होते हुए। कहते हैं कि ये ऐसे क्षेत्र थे जहां धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे तथा ये धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ भी करते थे। बिल्कुल विद्यार्थी, धार्मिक स्थल का महत्व किसी भी कार्य को करने से हमारे भारतीय संस्कृति में धर्म की महत्ता बहुत अहम है। और उसी धर्म की महत्ता में आपको हमको मंदिर मस्जिदों की स्थापना होने लगी, चर्चों की स्थापना होने लगी और उसके पूजा पाठ के कारण उसका धार्मिक महत्व भी बढ़ने लगा। कोई भी पूजा पाठ करने से वहाँ पे चढ़ावा चढ़ने लगा, वहाँ बैठने वाले लोगों को रोजगार मिलने लगा, लोग की मन शांति के लिए पूजा पाठ होने लगी। अतः विद्यार्थी धर्म के स्थान से ही वहाँ व्यापार का साधन भी खुल गया। पूजा पाठ के लिए फूल चाहिए, फूल कहाँ से आएगा? लोग वहाँ फूल, शहरों में तो कोई उपजा नहीं रहा है और उपजा रहा है तो कुछ अपने ही सुविधा के लिए उपजा रहा है, अतः उसकी खेती गांव में हो रही है। फूल ले जाकर उस मंदिर में बैठ कर बाहर बेचने लगे तो लेने वाले भक्तों की कमी नहीं थी। अतः विद्यार्थी व्यापार आपका पटना में आप जाके देखिए, हनुमान मंदिर के बाहर फूलों का सुबह आपका विद्यार्थी सुबह से लेकर शाम तक अंबार सा लगा हुआ रहता है। वहां से कहीं पूरे बिहार से कहीं ना कहीं वहां फूल आते हैं और साथ साथ वहां पूरे बिहार में कहीं ना कहीं फूल आपको जाते हैं। बड़े स्तर पर फूलों का व्यापार होता है। और वहीं ऐसे ऐसे बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र हैं। अब तो वर्तमान में कनिष्क मंदिर भी वहाँ बन गया है, वहाँ पे भी जाइए, चढ़ावा के लिए कहीं कहीं फूल आप खरीदिएगा और फूल आपको वहीं पे मिलेगा। इन्हीं की फूल आप जाके गाँव से तोड़िएगा फिर जाके वहाँ चढ़ाइएगा, ऐसा नहीं आप फूल लेके नहीं गए थे।
तो सब व्यवस्थाएं आपको मंदिर भी से शुरुआत हुई और धीरे धीरे वहां पे जब मंदिर में पूजा करने के बाद लोग पूजा करके बाहर निकले तो उपासना टूटी, तो उपासना टूटने के बाद कुछ खाना चाहेंगे तो खाने के लिए चाट छोले की दुकानें खुलने लगी। ये दुकानें जब बहुत बड़े बड़े स्तर पर आने लगे तो विद्यार्थी रोजगार के मॉल ये सब की स्थापना आज के समय में कहीं ना कहीं सही देन है। और जहाँ पे सभी सुविधाओं से छोटी से लेकर बड़ी सुविधाएं आपको क्या मिलती है। मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी, शताब्दी हम बार बार चर्चा किए हैं। 13वीं शताब्दी मतलब 1200 से लेकर 1299 के काल को हम 13वीं शताब्दी कहेंगे। तक अपने शिखर पर कई प्रतिरोधों के पश्चात भी यह व्यवस्था लगभग 16वीं शताब्दी तक बनी रही। अंततः कहता कि विद्यार्थी इस व्यवस्था में नई एवं बाह्य शक्तियां जो इसे परिवर्तित करना चाहती थी यथासंभव नियंत्रण रखा और रोका और अपने से समाहित किया। कहता विद्यार्थी किसी भी समाज को बदलने के लिए, किसी भी परंपरा को बदलने के लिए कोई बाह्य शक्ति जरूर आगमन होती है और वो शक्तियां जब इसको बदलने की कोशिश किया तो कहीं ना कहीं इस पर अपना नियंत्रण स्थापित रखा। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित हुई जो अपनी परंपराओं एवं स्वरूप के लिए प्राचीन परिपाटी के प्रति ऋणी थी। कहता है विद्यार्थी जो पहले से नियम चल रहे थे उसके प्रति कहीं ना कहीं उसका कुछ कर्जदार था। अर्थात आप एक बार आज से पढ़ना शुरू नहीं किए। अगर मान लिया कि आप हमारे पास पढ़ रहे हैं 10th या 12th स्टैंडर्ड में, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जब पढ़ रहे थे इस कंडीशन में आप पहले से पढ़ना बहुत बातें जानते थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं विद्यार्थी हम पुराने आपके पढ़ने की शैली से हम कहीं ना कहीं हमारे उसके लिए हम ऋणी हैं, लेकिन वर्तमान में उस जो शहर की स्थापना हुई उसके लिए वहां से पहले से लोग वहाँ पे कार्यरत थे और जो नई परंपरा की शुरुआत हुई तो उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाने में वो अपना पुराने परंपरा को समेटते हुए चले। आता है कहा मेंशन करता है कि नई परंपरा जो शुरू हुई प्राचीन परिपाटी के प्रति क्या थी, राजनीति। प्राचीन का मतलब पुराना जो पहले से चल रहा था, किंतु नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी जो अधिक लौकिक थी, जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थी। शहर में बातें होती है, देहात किसी बात को जल्दी अडॉप्ट नहीं करता है गाँव, लेकिन शहर है जो उसको नई टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट कर लेता है। कुछ लोग हैं जो अडॉप्ट करते हैं और वही अडॉप्शन विद्यार्थी यानी स्वीकार करने की क्षमता शहर में विद्यार्थी नई सोच को बदलाव लाता है। जिस वस्तु को कोई परिवर्तन देखे, चाहे 5G 4G हो, आप आज के जमाने में 5G का उपयोग कर रहे हैं, एक बार सबके पास 5G नहीं आ गया। कहीं ना कहीं विद्यार्थी आपको पहले 2G 3G और 4G तब जाके आपने 5G लॉन्च किया। कुछ दिन में आए दिन में आपका 6G 7G देखने को मिलेगा जो दूसरा देश पहले से इस्तेमाल कर रही है। आपके लिए भी सोच हो सकती है, लेकिन दूसरे देश के लिए आम बातें हैं, जिसमें आपका नेट का स्पीड हो सकता है कि अभी आपका 35 60 70 MB चल रहा है पर सेकेंड, उसमें 1 GB 2 GB पर सेकंड चले, अर्थात नेट का रेट और बढ़ सकता है। अभी तो इतना महंगा है, आगे चल के और महंगा भी हो सकते हैं। यहाँ तक इस पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। कालांतर में ऐसे शहरों का विस्तार हुआ जिसमें भव पर कोटों का निर्माण हुआ। ये शहर तथा इसे व्यक्त हुए नागरिक भविष्य में तथा विद्यार्थी पर कोटो का मतलब समझते हैं एक विशाल शहर। देखिए जिस गांव में विद्यार्थी जी वो अगर सुने होंगे कि मुखिया जी के वो मकान है, ये 2 तल्ला या 3 तल्ला है, उनसे बड़ा घर किसी का नहीं है। लेकिन विद्यार्थी शहर में जाइएगा तो आप देखिएगा कि इस रईस आदमी के घर में ये सब सुविधाएं हैं। 5 तल्ला है, अगला देखिएगा कि अगला के 7 तल्ला है, अगला 10 तल्ला है, अगला 18 तल्ला है। अर्थात विद्यार्थियों में बिल्डिंगों का अपार लगा हुआ है, एक से बढ़कर एक, जिसमें सुविधाएं भी अनंत हैं। जो आपके घर में छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप बाध्य हैं, लेकिन वहां पे विद्यार्थी छोटी बड़ी से बड़ी सुविधाएं आपके लिए सुलभ है। ऐसे जीवन को ही हम शहरी जीवन कहते हैं। आगे थोड़ा बढ़ते हुए चलते हैं। कहता है कि दृष्टिकोण अद्भुत होते हैं, मतलब वहां जाएंगे तो आपको विद्यार्थी नई नई सोचे, नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए क्या हो जाएगा, वहां पे सरल सुलभ है। नए नए राजमार्गों, वहां पे विद्यार्थी बड़े बड़े राजमार्गों का भी निर्माण होता है, यानी सरकार द्वारा इन्हीं के बीच सड़क एवं जल मार्गों द्वारा व्यापार होता है। मतलब इन सब मार्गों को कहीं ना कहीं शहर में आपको आसानी से जोड़ दिया जाता है बड़े बड़े रास्तों से। इसको चाहे आप नेशनल हाईवे से जोड़ दें या राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दें। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही और एक दिन का समय नहीं है। कहता है कि विद्यार्थी आज शहर जो हम शहर देख रहे हैं, ये शहर एक दिन का परिणाम नहीं कि आज क्या है कल सोच बदला और पूरे यहाँ दुकान इतने लग गए, रातों रात इसको बसाया गया। नहीं, इसको बदलने में, इसको बसने में एक लंबा अरसा लगा है।
और डेवलप आज भी हो रहा है और बड़े स्तर पर बदल रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी फल फूल रहा है, चारों दिशाओं में फैल रहा है। तो विद्यार्थी आज जिस जगह को आप पूरा सघन पाते हैं, आज से अगर 20 साल या 15 साल पहले या 10 साल का रिकॉर्ड उठाइएगा तो उस जगह सुनसान भी हुआ करता था। किसी भी बड़ी शहर, आपके छोटे से गांव के अगल बगल के शहर देखिए, धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। उसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि बड़े शहर के विद्यार्थी फैलाव उससे और अधिक वेग में हुआ और आज वो महानगर के रूप में तब्दील हो गए। आप अपने जाते हैं छोटे से बाजार में, एक दो दुकान देखते हैं जहां पे आप सोचते हैं कि दुकान, इतना सारा दुकान हो गया, किससे खरीदे किससे ना खरीदे। शहर में जाइएगा तो सब्जी मंडी में जाइएगा तो दोनों तरफ से भी सब्जी लेकर बैठा है और इतने मात्रा में बैठा है जो आपके बाजार का सब्जी जितना है एक दुकानदार उतना लेकर बैठा हुआ है। पढ़ने के लिए आप अपने गांव परिवेश में पढ़ते हैं तो 10-12 कोचिंग आपको देखने को मिलते हैं। शहर में जाइएगा तो इस बिल्डिंग में आपको 10-10, 12-12 कोचिंग मिलेंगे। यानी शहरी, आज आप गांव में देखते हैं कि एक मेडिकल स्टोर से आप सभी दवाई खरीदते हैं, लेकिन शहर में जाइएगा तो आपको जहां पे जाइएगा खाली मेडिकल का ही स्टॉल है। आगे पीछे अगर बगल आप सोचने में विफल हो जाइएगा कि इतना सबका कैसे चलता है। और ये भी सुनिएगा तो और टेंशन में आ जाइएगा। एक छोटे छोटे रूम के कमरे के किराए 20-20 हजार, 30-30 हजार महीना पर मंथ, और फिर भी वो दुकान नहीं हटाएगा और आपके इलाके का किराया बहुत मामूली होता है। ये है शहरी जीवन। और ये जितना दे रहा है समझिए कि उससे ज्यादा कमा रहा है और सबकी बिक्री हो रही है। तो शहरी जीवन क्या है? ज्यादा सुविधाओं से लैस है। इसी में आगे हम बढ़ते हैं। कहता है कि लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। जो आज के शहर में हम जाते हैं, इस शहर का विकास ज्यादा भी इसका समय नहीं हुआ है। लगभग मेंशन किया जाता है कि 200 वर्षों में ही इतना परिवर्तन हम लोग को बहुत तेजी से इसको में देखने को मिला है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई है। पहला, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। कहता है शहरों में विद्यार्थी उद्योगों की स्थापना हुई। उद्योग कौन स्थापित किए? जिनके पास पूंजी था, अर्थात पूंजीवाद का उदय हुआ। दूसरे, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। कहता है कि जब विद्यार्थी उद्योग की स्थापना हो गई थी तो आपने देखा कि हमने अपने सामान को बेचने के लिए एक देश दूसरे देश में जा रहे थे, और जहां जा रहे थे वहां की स्थिति अपने से दयनीय बदतर पाकर या वहां के लोगों को सीधा साधा भोला भाला समझकर वहां पे विद्यार्थी अपना कब्जा जमाने लगे और अपना उपनिवेश स्थापित करने लगे। अर्थात एक नई सोच बदली, जिसमें था कि विद्यार्थी पहले उद्योग की स्थापना हुई, पूंजी वाले लोगों ने उद्योग की स्थापना की और विद्यार्थी उपनिवेश स्थापित, व्यापार करने के उद्देश्य से सब गए हैं, लेकिन जहां पे गए वहां की स्थिति दयनीय पाकर वहां पे क्या के अपना उपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिए। तीसरा, औपनिवेशिक शासन की स्थापना करने के साथ साथ जिन लोगों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया वहां पे और तेजी से फला फूला। जहां पे विद्यार्थी कहीं ना कहीं शोषण समाज था, उसमें से कहीं ना कहीं विद्यार्थी जिन्होंने लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया, यानी लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास हुआ। जिस बाजार में हम बैठ रहे थे वहां हमारी स्वतंत्रता थी, हमारे आदर्श थे और हमें बेचने की और बोलने की सही प्रकार की आजादी थी, अर्थात हमारा सामान कोई बर्बाद न करे। इसलिए हमने जिस तंत्र को चुना वो क्या चुना? लोकतांत्रिक आदर्श, जिसमें सबके हित की रक्षा की जाए। इस तरह ग्रामीण सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर हम चल पड़े। कहता है विद्यार्थी, अभी तक हम जिस ग्रामीण परिवेश में सिर्फ कुछ ही लोगों तक हमारे सोचते कि फलना आदमी हमसे नाराज रहेगा तो हमारे यहाँ सामान नहीं खरीदेगा, लेकिन शहर में ऐसा नहीं था। एक नाराज भी हो गया तो 10 वहां पे आ जाएंगे और सब वहां पे जा रहे हैं, सबकी दुकानें चल रही है। अर्थात एक हम नई व्यवस्था में प्रवेश किए जिसका नाम था शहर। एक कहता है कि नगरवाद जन समूह के एक बड़े भाग के जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना थी। और कहता है विद्यार्थी, जिस घर में एक घर में आप अकेले रह रहे थे, नगरवाद में क्या थे? अधिक से अधिक जनसंख्या एक छोटे से स्थान पर निवास कर रही थी। एक बिल्डिंग में आपके पूरे गांव से ज्यादा लोग निकल जाएंगे अगर वो बिल्डिंग खाली कर दिया जाए तो ये है शहर। शहर में और आप लोग क्या देखें, एक अस्थायी सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई और इस जीवन में हमें प्रतिदिन किसी न किसी रूप से हमें रोजगार की व्यवस्था थी, अर्थात जीवन का जरिया बन गया।
और इस जरिया एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से आश्रित था और इसकी शुरुआत गांव से हुई थी। प्रारंभिक अवस्था कहां से शुरू हुई थी? गांव में। इस कहता कि इस संक्रमण की प्रक्रिया में जहां खाना बदोशी जीवन की पद्धति थी, जिसकी विशेषता शिकार, भोजन, संकलन, अस्थायी कृषि पर आधारित स्थान पर कृषि को कहता उसके स्थान पर स्थानीय कृषि को प्रारंभ किया गया। अब देखिए विद्यार्थी, जहां तक अभी हम लोग क्या थे? आदि मानव थे। हमारे जीवन का कोई मूल लक्ष्य नहीं था, अस्थायी लक्ष्य नहीं था। हम भटक रहे थे जंगल में, जंगलों पशुओं की तरह। जहां खाना मिला वहां रुक गए, जब तक खाना वहां रहा वहां रहे, पानी जल पिया और फिर इधर उधर अपना जीवन जैसे तैसे गुफाओं में पेड़ पौधों पर काट लिया। लेकिन समय बदला, सोच बदली, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी और हमने क्या किया? विद्यार्थी रहना और बसना शुरू किया। इसको बसाने में सबसे पहला काम किया कृषि ने। जब हमने कृषि की शुरुआत कर ली तो कृषि में विद्यार्थी एक नई पद्धति को देखा कि जहां पे हम फसल लगा रहे थे वो एक दिन में तैयार तो हो नहीं रही थी, उसकी रक्षा के लिए हमें वहां पे रुकना और ठहराने की आवश्यकता थी। और उस ठहराव में विद्यार्थी हम कई दिनों तक वहां पे रहकर उस फसल की रक्षा करते थे और इस रक्षा में विद्यार्थी वहां पे एक नई व्यवस्था का अस्थायी कृषि से लेकर हमने किस स्थान पर कृषि आई? स्थानीय कृषि। उस स्थान पर इस प्रकार की कृषि ज्यादा हो रही थी अतः स्थान विशेष कृषि को हमने महत्व देने लगा। अगल बगल जनसंख्या बसने लगी, गांव बसने लगा, गांव धीरे धीरे आगे डेवलप होकर विद्यार्थी कैसे बदल गया? शहर में। पता भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावना को जन्म दिया। कहता विद्यार्थी अब था जो कृषि था, जो अभी तक हम पुरानी पद्धति पर जो कृषि का खेती कर रहे थे वो खेती किसी न किसी रूप में विद्यार्थी अब चाहता है क्या? आधुनिक तकनीक। जब हमारे पास कृषि उत्पादन के लिए नई तकनीक व्यवस्था आ गया तो विद्यार्थियों ने उस तकनीक से क्या किया कि अब हमने कृषि में उसी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना शुरू कर दिया। आज भी देखिए कितने लोग हल बैल से जुताई करते हैं। पहले हम लोग विद्यार्थी, आज लगभग में आपके गांव में एक आध इंसान भी गलती से मिल जाए तो कहना मुश्किल है जो हर बैल से आज के समय में जुताई करता है। ट्रैक्टर से, अपना ट्रैक्टर नहीं है तभी भाड़े पर ट्रैक्टर उपलब्ध है। जो बड़े किसान एक ट्रैक्टर लेते हैं, जुताई करवा दूसरे का खेत भी जोतते हैं, अपने खेत भी जोतते हैं और बदले में उससे पैसे कमाते हैं। बिजनेस बन गया है। इस प्रकार अब हम लोग बैल और जो भी जानवर से हम लोग खेतों की जुताई करते थे उनका धीरे धीरे प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो क्या वो जानवर समाप्त हो गए? नहीं। उन जानवर की उपयोगिता कहाँ गई? इस सब एक प्रश्न उत्पन्न है। कहता है विद्यार्थी सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य था। ये जो परिवर्तन हो रहे थे समाज में, बदलाव आज के समय के लिए बहुत जरूरी था। अतः स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ और जो हम लोग अस्थायी कृषि करने लगे तो अभी तक जो एक दिन का ही खाना जुटा पाते थे, आज खाएं सुबह खाएं तो शाम की चिंता, शाम खाएं तो सुबह की चिंता, अभी चिंताएं हमारी समाप्त हो गई थी। हमने बहुत बड़े स्तर पर फसलों का उत्पादन कर लिया था, इसका भंडारण के लिए आवश्यकता घर की थी। अतः हमने विद्यार्थी घर की भी शुरुआत की। कहता है कि जिसके कारण सामाजिक विषमताएं भी आई, अत्यधिक उच्च श्रम विभाजन व्यवसायिक विशिष्टता की आवश्यकता को जन्म दिया। इस परिवर्तन के आधार पर ग्रामीण जीवन के उद्भव को एक आधार मिला जहां लोगों का निवास एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। कहता है विद्यार्थी जिस प्रकार हमने उत्पादन बढ़ाया तो हमारी आवश्यकताएं जब बढ़ने लगी तो हमने उससे ज्यादा उत्पादन को हमने विद्यार्थी जमा करने लगा और जमा करते हुए विद्यार्थी एक नई व्यवस्था का शुरुआत किया जहां पे वैसे लोग जो श्रम करना चाहते थे, अपना ज्यादा से ज्यादा सुखद जीवन बिताना चाहते थे, एक नई समाज की व्यवस्था हुई जो शहरों के रूप में भी हम कह सकते हैं। आर्थिक तथा प्रशासनिक, कहता मेंशन विद्यार्थी आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो मुख्य आधार हैं। कहता है कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में जहां पे जीवन का आर्थिक का मतलब क्या है? रुपए पैसे कमाने, जीविका चलाने के लिए किसी प्रकार का आपको आधार। प्रशासनिक का मतलब क्या है? जहां पे आप अपना जीविका चला रहे हैं, आपकी सुरक्षा, जहां पे आप अपनी जीविका चला रहे हैं वहां पे क्या है? आपकी सुरक्षा। आपकी सुरक्षा भी जीवन का क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। कहता है कि जिसमें क्या होता है विद्यार्थी जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात अतः शहरों तथा नगरों की जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। कहता है विद्यार्थी शहरों एवं नगरों में जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे
प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं। शहरों तथा नगरों में गांवों को उसके आर्थिक प्रारूप में कृषि जन क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जा सकता है। कहता है विद्यार्थी, जहां गांव में ज्यादा क्षेत्रफल में कम लोग निवास करते हैं, वहीं शहर में पहले ही हम चर्चा में कह चुके हैं कि विद्यार्थी कम क्षेत्रफल पर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अतः कहता कि दूसरे शब्दों में गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किस पर निर्भर है, कृषि संबंधित व्यवसाय पर निर्भर है। लेकिन शहर के लोग को विद्यार्थी कृषि कार्य वहां नहीं होती है उतना, कि होती है तो बहुत कम, 1% में। अधिकांश विद्यार्थी किसी न किसी प्रकार के सेवा, किसी न किसी प्रकार के उद्योग, ये सब पर आधारित होती है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पादन से होती है। गांव में क्या होती है, अधिकांश वस्तुएं जो सामान आपको मिलेगा उसका उत्पादन हम लोग कृषि से कर लेते हैं। इसकी आय का प्रमुख स्रोत ही हमारा कृषि है। अतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह के लिए हमारे देश और हमारे राज्य और विद्यार्थी हमारे गाँव के लिए विद्यार्थी क्या है, आधारभूत संरचना है। कहता कि विद्यार्थी ऐसे वर्ग के नगरों की ओर बढ़ना एक गतिशील है, और वैसे लोग जो आज तक विद्यार्थी कृषि पर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे और अगर शहर की ओर जा रहे हैं, शहर में कृषि कार्य उतना नहीं मिलेगा या नहीं के बराबर मिलेगा, तो वहाँ तो अपनी जीविका जाके कैसे चलाएंगे। वो कृषि के सिवाय और कोई कार्य करना नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे नए कार्यों को सीखेंगे और सीखकर विद्यार्थी अपनी जीविका के नए स्वरूप को तैयार करेंगे। अतः कहता विद्यार्थी इससे वर्ग नगरों के बढ़ना एवं गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ, जो प्रतियोगी था एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति के लिए प्रेरित था। कहता विद्यार्थी अब हमारा क्या था, अभी तक जो हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, वस्तु विनिमय प्रणाली ने एक नई व्यवस्था का रूप धारण कर लिया, जिसका नाम क्या था, मुद्रा। क्या नाम था विद्यार्थी, मुद्रा, जो सभी जगह स्वीकार था। उससे विद्यार्थी सभी वस्तुएं एवं सेवाएं आसानी से हमें प्राप्त हो जा रहे थे। अतः विद्यार्थी इससे एक नई समाज की भी सोच बदली, जो उद्यमी प्रवृत्ति, उद्यमी मतलब है जो ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बनाए जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने के लिए एक ऐसा व्यापार या रोजगार किया जाए जो विद्यार्थी जहाँ पे आपको ज्यादा आमदनी का स्रोत प्राप्त हो, चाहे इसके लिए उद्योग की स्थापना हो, चाहे विद्यार्थी एक ऐसे कार्यालय की स्थापना हो जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क करें और कुछ ऐसे सेवा या वस्तु को बनाएं जिसका बेचकर हमें उससे आय की प्राप्ति हो। अतः उद्यमी समाज आने लगा। उद्यमी मतलब जो पूंजी लगा सकता था इसे, और जो पूंजी बड़े स्तर पर लगा दे रहा है, एक बड़ा सा मालिक है, बड़े बड़े आप कंपनी को देखिएगा, जो कंपनी चल रही है उसका मालिक विद्यार्थी को नहीं चलाता है, उसका स्थापना करने वाला कोई एक है, लेकिन विद्यार्थी उसको चला रहे हैं क्या, मैनेजमेंट के छोटे लोग, जिनकी आमदनी या सैलरी बहुत कम है। आपका स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आज स्कूल भी एक बहुत बड़ा बिजनेस का स्रोत है, जिसमें आप देखते हैं कि वहाँ पे विद्यार्थी प्रिंसिपल या संस्थापक डायरेक्टर एक होते हैं, लेकिन विद्यार्थी उसमें जो टीचर काम करते हैं, हो सकते हैं कि जो उसके संस्थापक हो वहाँ पढ़ाते ना हो, लेकिन वो स्कूल चलता है। स्कूल सेक्शन में आप अच्छे समझ सकते हैं कि स्थापना किसे, प्रिंसिपल आपको कभी काल आपकी क्लास में दिखाई देते हैं, कि दिन क्लास स्कूल आप जाते होंगे, कभी तो प्रिंसिपल आपको पढ़ाने आते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी स्कूल की व्यवस्था चलती है। उसी प्रकार समाज में जब एक उद्योग की स्थापना एक उद्यमी द्वारा की जाती है, तो उसको चलाने के लिए वो उद्यमी स्वयं नहीं चलाएगा, उसके लिए रोज मजदूरों की आवश्यकता होगी, और मजदूर कहाँ मिलेंगे, शहर में तो खड़े खुलेंगे नहीं। अतः वो मजदूर गाँव से आएंगे, जिनको एक न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, उसको उत्पादन कराए जाएंगे, बाकी उत्पादन के सामान को बाजार में क्या किए जाएंगे, बेचे जाएंगे। अतः इस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन के आधार पर प्रव्रजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रव्रजन का मतलब समझिए, एक स्थान को छोड़कर प्रवासी पक्षी, साइबेरियन पक्षी भी कैसे ठंडा के समय में हम लोग के देश आता है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, किसके लिए, इसके लिए कि विद्यार्थी वहां उसके जीवन के मूलभूत स्रोत मिल सके। हम लोग इस शहर में क्यों गए थे कि हमारे गांव से स्थिति और बदतर रहे, नहीं, हम शहर में इसलिए गए थे ताकि हमारी स्थिति विद्यार्थी गांव से अच्छी रहे। इसके लिए हमें एक अच्छा रोजगार की जरूरत थी, जो उस कार्य को हम कर सकते थे और करने के साथ उसके बदले हमें पैसे की प्राप्ति होती। अतः वो स्थान हमें कहाँ मिला, तो शहरों में मिला। भारी संख्या में कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहरों की ओर नए अवसरों की तलाश में बढ़े, क्योंकि कृषि में रोजगार आप जानते हैं सीमित समय के लिए होता है, कुछ देर हम लोग बेरोजगारी को झेलना पड़ता है। अतः शहर में विद्यार्थी सभी रोजगार हमें किसी न किसी रूप में उपलब्ध रहते हैं। अतः वो गांव के जो लोग थे विद्यार्थी अब कहाँ जाने लगे, शहर जाने लगे, शहर की ओर प्रवास करने लगे, और वहां जाकर विद्यार्थी अपनी जीविका अपने अनुरूप
कार्य को कर विद्यार्थियों से जीविकोपार्जन करने लगे। प्रारंभ में शहरों के बसने में इनका अभिन्न योगदान रहा। शुरुआत में तो उनका योगदान रहा, वही कभी काल गए वहाँ पे बड़े उद्यमी बन गए, बिजनेसमैन बन गए, जमीन खरीदे, अपने उद्योग धंधे की स्थापना कर दी, दूसरों को आपको मौका दिए। परंतु शहरी व्यवस्था के अंतर्गत यह तभी उपेक्षित वर्ग रहे जिसमें सामाजिक भेदभाव की भावना को बनाए रखा। और कहता जब समाज में ग्रामीण परिवेश से जो हमारे किसान भाई आए थे, वो किसान या मजदूर जो आए थे, उनको विद्यार्थी वहाँ पे पूर्णतः इज्जत नहीं मिला। जो गांव में इज्जत मिलती थी उसी का हिसाब से मिला। मिल मालिकों का सामना करना पड़ा। जहाँ पे काम करते थे वहाँ के मालिक का ख्याति लात जूते या किसी प्रकार को डांट फटकार उनको सुननी पड़ी। उनके दबाव में रहकर अपनी व्यवस्था के कारण उनको काम करना पड़ा। ये सब समस्याएं उनको देखने पड़ा। इस दिशा में बढ़ते हुए आधुनिक शहरों का विकास हुआ, जिससे शहरी जीवन की ओर रुझान बढ़ा। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जहां क्रमशः नगरीय जनसंख्या बड़े से बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में बसने लगा। और कहता है कि जब वो बसने लगे फिर भी उनकी स्थिति थोड़ी सुधारने लगी, तो गांव के दूसरे लोग उसके जुड़कर आने लगे। और अतः विद्यार्थी कहीं न कहीं ग्रामीण जनसंख्याएं धीरे धीरे शहरी जनसंख्या का रूप धारण करने लगी। शहरों के आकार और जटिलता में भी अंतर उत्पन्न हुआ। शहर के आकार कुछ बड़े शहर थे, कुछ छोटे शहर थे, कुछ विद्यार्थी बिल्कुल कम क्षेत्र में जटिल थे। उनको समझना किस प्रकार के शहर हैं। शहर में विद्यार्थी क्या है, जटिलता आज भी हमें देखने को मिलती है। कौन सी वस्तु आपको कहाँ मिलेगी, या तो किसी से पता करना पड़ेगा, और नहीं तो विद्यार्थी अगर आप जानते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। सही वस्तु सब जगह आपको नहीं मिलेगी। अतः विद्यार्थी राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र शहर बन गए, जहां दस्तकार, व्यापारी, अधिकारी बसने लगे। अब शहर में अधिकांश लोग कौन बन गए, सभी सुविधाएं अवेलेबल होने लगे। यहाँ पे बड़े बड़े विद्यार्थी, दस्तकार, आर्टिस्ट लोग बैठने लगे, जिनके कार्यों की विद्यार्थी मांग पूरे देश में थी, विदेशों में भी थी। वहाँ के आकर उन लोग मजदूरों को आसानी से ढूंढ लेते थे। और साथ साथ में व्यापारी जो उद्योग करते थे, इनके पास पूंजी थी और पूंजी लगाते थे, पूंजी से अपने मुनाफे कमाते थे और उसको फिर नए बिजनेस में लगाते थे। अधिकारी बसने लगे। अधिकारी कौन कौन थे, जो किसी सरकारी पद पर आसीन थे। उन लोग विद्यार्थी गाँव में बसना पसंद नहीं किए, शहर में ही बसना प्रारंभ किए। शहर में सबसे पहला चीज एक और बात हमें देखने को मिलती है, वहाँ पे विद्यार्थी अपनापन का अभाव रहता है। किसी को किसी से मतलब नहीं है। गांव में विद्यार्थी अगर तुम्हारी थोड़ी सी तरक्की हो रही है तो आपका बगल का पड़ोसी ही जल रहा है। अगर पता चल गया कि तुम लखपति बन गए तो पूरा गांव तुमसे ईर्ष्या कर रहा है। लेकिन शहर में जाओ, एक कमरे में विद्यार्थी 10 लखपति बैठा रहेंगे, बगल में उससे 10 गुना करोड़पति बैठा रहेगा, लेकिन किसी को किसी से क्या है, ईर्ष्या नहीं है। यानी वहाँ पे विद्यार्थी आपके कम बेसी आप किस प्रकार के पेशा करते हैं, आपके पास पूंजी कितना है, इससे किसी को कोई खास विशेष लेना देना नहीं है। अतः इसके कारण की जो सोच थी वहाँ पे क्या थी, दम सिर की सोच। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जितना तुम कर सकते हो उतना तुम आगे बढ़ सकते हो, इस सोच पर भी हमारे शहर आधारित थे। तथा आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद तभी अधिकारी पश्चिमी शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहरी थे। कहता विद्यार्थी जो पश्चिमी शहर थे, कहाँ के, अपने बिहार के रिस्पेक्ट में हम समझ रहे हैं, बिहार के जो पश्चिमी शहर थे वो कहीं न कहीं आज भी विद्यार्थी पूर्णतः सभी सुविधाओं से लैस नहीं थे। विद्यार्थी किसी न किसी प्रकार से अभी ग्रामीण परिवेश से ही जिनका वहाँ पे कुछ लोगों को मिल रहा था। शहरों के विकास क्रम की ओर दृष्टि डाली जाता है, उसके विकास की प्रक्रिया को कस्बों के रूप में प्रारंभ होते देखा जा सकता है। यानी गाँव धीरे धीरे जमा होकर विद्यार्थी शहर का मुख्य रूप से विकास कहाँ देखे, जहाँ सुविधाएं मिलने लगे वहाँ पे लोग छोटे छोटे लोग आके बसने लगे, गांव के लोग बसने लगे, धीरे धीरे कस्बा बनने लगा, समुदाय बनने लगा। और वो कस्बा धीरे धीरे बढ़कर एक बड़े कस्बे का रूप धारण किया, जिसमें कौन कौन थे, शिल्पकार थे, व्यापारी थे, प्रशासन थे तथा शासक रहते थे। उस कस्बा में सब पर लोग रहते थे जो अपने अपने कार्यों का संपादन करते थे। कस्बों का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव था। कहता कस्बों का कहाँ पे प्रभाव था, ग्रामीण जीवन पर। कहता यह करों और अधिशेष की प्राप्ति के आधार पर स्वयं को मजबूत करते थे। अधिकांशतः कस्बों और शहरों की किलाबंदी की जाती थी। जो आधुनिक मतलब प्राचीन काल में थे, जो बड़े बड़े शहर हुए उसको किलाबंदी की जाती थी, घेरा कितना दूर ये शहर है। अब आते हैं विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र में इनकी पृथकता को चिन्हित करती थी। कस्बा क्या था,
कस्बा समझते हैं। कस्बा ग्रामीण अंचल से एक छोटे नगर को माना जाता था, यानी विद्यार्थी किसी अगल बगल के कई गांवों को मिलाकर विद्यार्थी छोटा सा कस्बा, जहाँ पे उस सभी गांव के लोग आकर अपना क्या करेगा, अपना व्यापार व्यवसाय करेगा। एक दिन सामूहिक में साप्ताहिक या हो सकता है, या हो सकता है मासिक हो सकता है, या हो सकता है वार्षिक मेला लगता था, और वहाँ पे लोग जाकर क्या करते थे, अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता था। और इस जगह पे विद्यार्थी मुख्य रूप से आपके अगल बगल के क्षेत्र के लोग रहते थे, जो विद्यार्थी जो वहाँ पे अपने व्यापार व्यवसाय के लिए जाते थे, और वहाँ सभी प्रकार के आपको जानते पहचानते थे। कस्बा से आगे थोड़ा सा था गंज, एक छोटे अस्थायी बाजार। ये बाजार होते थे जो प्रतिदिन चलते थे, और कस्बा और गंज दोनों में कपड़ा, फल, सब्जी, दूध उत्पादन से संबंधित थे। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। ये सब कस्बा गंज क्या थे, विद्यार्थी राजतंत्र था उस वक्त, राजा महाराजा के लिए या सेना उना के लिए, ये सब कस्बा और गंज क्या थे, सभी प्रकार की सुविधाओं को, उनकी जरूरत की प्रारंभिक सुविधाओं को क्या करते थे, उपलब्ध कराते थे। कहता विद्यार्थी 18वीं शताब्दी, कितनी शताब्दी, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। कहता विद्यार्थी समय बदला और समय के साथ सोच बदला, और 18वीं शताब्दी तक आते आते जो विद्यार्थी राजनीतिक व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर जो थे उनका क्या हुआ, पतन हुआ, और नए नए क्या हुआ, नगरों का विकास होने लगा। धीरे धीरे जो छोटे छोटे शहर थे बड़े शहर बनने लगे, शहर घनी आबादी वाले आधुनिक प्रकार के महानगर होने लगे। और जो अब शहर थे वो शहर किसमें बदल गए हैं, महानगर में बदल गए। शहर किसमें बदल गए, महानगर में बदल गए। और कहता है कि जहाँ एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक व आर्थिक कामों को देखा जाता था, उनकी आबादी बहुत बड़ी होती थी। इंग्लैंड क्या है विद्यार्थी, सबसे पहले औद्योगिकरण के शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। कहता है कि विद्यार्थी औद्योगिकरण ने सबसे पहले कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, कहता विद्यार्थी शहरीकरण को प्रभावित किया, क्योंकि उद्योग की स्थापना गांव में नहीं हो रही थी, उद्योग की स्थापना शहरों में हो रही थी, और शहर में हो रही थी, तो इसके कारण भी शहर का विकास हो रहा था। कहता कि 1850 ईस्वी, डेट याद रखें, 1850 ईस्वी तक अधिकांश पश्चिमी शहर अब लगभग विद्यार्थी ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। कहता जो पश्चिमी शहर थे क्या किस्म के थे, ग्रामीण किस्म के शहर थे। पश्चिमी शहर का मतलब अभी समझ लीजिए, कहीं ना कहीं विद्यार्थी अपने बिहार के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, और साथ साथ में वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात करें, पश्चिमी देश, भारत से सारे पश्चिमी देश, वहां के शहर कहीं ना कहीं विद्यार्थी क्या थे, आपको पश्चिमी शहर पहले ग्रामीण किस्म के ही शहर थे, जहां लीड्स और मैनचेस्टर, ये दोनों वहां पे क्या इंग्लैंड के बड़े बड़े शहर हैं। मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किए गए। कहता विद्यार्थी ये सब जो बड़े बड़े शहर जो इंग्लैंड का आप देखें, मैनचेस्टर, ये सब 18वीं शताब्दी के अंत तक बड़े बड़े शहरों की स्थापना हो पाई। कहता कपड़ा के मिलों के कारण प्रवासी मजदूर शहरों की ओर भारी संख्या में आकर्षित हुए। 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों से प्रवासी मजदूर थे। कहता 1851 ईस्वी में डाटा मेंशन किया जाता है, लंदन का जो मैनचेस्टर था, जहाँ पे विद्यार्थी 3/4 लोग, लगभग विद्यार्थी 1/4 लोग ही वहाँ का मूल निवासी था उस शहर का। 3/4 लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से आकर उस शहर में आके बसे थे। 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। कहता विद्यार्थी 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। यह एक महाकाय शहर था। कहता है विद्यार्थी लंदन क्या था, एक महाकाय शहर था। 9 व्यक्ति का अगर सर्वे किया जाए तो उसमें से एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से आपका विद्यार्थी लंदन में रह रहा था, यानी बड़े शहर में रह रहा था। अब कहता जिसकी आबादी 6,75,000 थी। 19वीं शताब्दी में भी लंदन के विस्तार की प्रक्रिया जारी रही। 1810 से 1880, अभी हम लोग लंदन में हैं, इंग्लैंड में। 1810 से 1880 तक उसकी आबादी की संख्या 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी 4 गुना हो गई। सोचो 70 साल में आबादी इतनी तेजी से बढ़ा शहरों की, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अर्थात 10 लाख से बढ़कर सीधे 40 लाख हो गई, यानी कितना गुना, 4 गुना हो गई। हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे,
सोचिए विद्यार्थी, लंदन वहाँ का शहर राजधानी था, लेकिन फिर भी विद्यार्थी वहाँ पे सभी प्रकार के कारखाने नहीं थे, कारखाने अधिकांश मैनचेस्टर इस में थे, लेकिन फिर भी विद्यार्थी कहीं ना कहीं लंदन में जनसंख्या क्यों बढ़ रही थी। फिर भी यह प्रवासियों की बड़ी संख्या में आकर्षित करने में सफल रहे और लंदन के 5 प्रमुख उद्योग में से लंदन की गोदी के अलावा, जैसे लंदन में कितने उद्योग थे? 5, जिसमें आपको मेंशन करता है पहला छपाई और स्टेशनरी उद्योग, दूसरा परिधान और जूता उद्योग, परिधान किसी प्रकार का वस्त्र और जूता समझे रहे, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, लकड़ी एवं फर्नीचर उद्योग, चिकित्सा उपकरण एवं घड़ी जैसे सटीक माप वाले उत्पादों की कीमत, धातु की चीजें बनाने वाले उद्योग। कहीं ना कहीं विद्यार्थी कहाँ थे? आपको लंदन में थे। 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध, कहता 20वीं शताब्दी में आपको प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18 तक विद्यार्थी के समय में लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरणों का भी उत्पादन प्रारंभ हो गया था या हो चुका था, जिससे कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सीमित हो गई थी। कहता है विद्यार्थी, जब बिजली और कारों का उत्पादन होने लगा प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो विद्यार्थी 3/4, अगर विद्यार्थी 100 में से कम विद्यार्थी 75 लोगों की नौकरी आपको बिजली और कारखाने कार उद्योग के फैक्ट्री आपको देता था। महानगर अब देखते हैं विद्यार्थी, महानगर किसको कहते हैं? किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहां की राजधानी भी होती है, महानगर कहलाती है। आपसे एक शॉर्टकट में जानना चाहेगा कि महानगर किसको कहेंगे? तो अगर एक छोटी सी परिभाषा दी जाए कि हमारे सभी राज्यों की राजधानी को हम महानगर कह सकते हैं, लेकिन ऐसा पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि कोई महानगर में सभी प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से महानगर कह सकते हैं। यहाँ भी यही बोल रहा है विद्यार्थी, किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर, जो विशाल भी हो और साथ साथ में विद्यार्थी वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, सभी सुविधाओं से लैस हो, महानगर कहलाएगा। 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों और दुकानदारों, 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों, दुकानदारों, छोटे पेशेवरों, निपुण कारीगरों, कुशल शारीरिक श्रम करने वाले की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, नौकरी दिहाड़ी और मजदूरों, फेरी करने वाले भिखारियों का शहर था। कहता है शुरू में विद्यार्थी कहता है कि 19वीं शताब्दी तक 19वीं शताब्दी तक लंदन में किन किन प्रकार के लोग रहते थे? लंदन में विद्यार्थी पेशेवर लोग रहते थे, क्लर्क रहते थे, दुकानदार रहते थे, निपुण कारीगर जो अपने कार्य में बहुत कुशल थे और साथ साथ में शारीरिक परिश्रम करने वाले लोग भी थे, और सिपाही भी रहते थे, नौकर भी रहते थे, दिहाड़ी भी रहते थे, मजदूर भी रहते थे, फेरी करने वाले भी रहते थे, भिखारी भी रहते थे। अर्थात विद्यार्थी सबको शामिल कर ही लिया, सभी प्रकार के लोग वहां मिल जाएंगे। आपके गांव में सभी प्रकार के लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन शहर में आपको ये सब प्रकार के लोग मिल जाएंगे। लंदन का फैलाव 4 अलग दौरों में लंदन की आबादी की दर्शाने वाला मानचित्र आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार लंदन की जनसंख्या बढ़ी। थोड़ा सा हम मानचित्र पर गौर करते हैं। 4 मैप। अभी शुरुआत का लंदन है 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में मात्र लंदन इतने से छोटे इलाके में थी, एक नदी उससे भी से बह रही है, टेम्स नदी नाम मेंशन किया गया है। कौन नदी? टेम्स नदी। 1862 ईस्वी तक आते आते विद्यार्थी लगभग में जनसंख्या इस छोटे से सर्किल को घेर लेती है। अब आ जाते हैं 1914 ईस्वी तक आते आते जनसंख्या बाहर तक छिपी हो जाती है, चौतरफा बढ़ती है, और अंततः विद्यार्थी 1980 तक आते आते तो पूरे दोनों सर्किल को कवर करके बाहर तक अपना फैलाव जारी रखी। अर्थात शहर या गांव का भी विकास ऐसी होता है। आपको एक छोटा सा गांव 2-4 घर से, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते गांव फैलता है, गांव बड़े गांव में बनता है, बड़े गांव विद्यार्थी वहां पे सुविधाएं लैस होने लगता है, तो धीरे धीरे छोटे बाजार का रूप धारण करता है, छोटा बाजार और धीरे धीरे बढ़ते सुविधाओं के छोटे शहर के रूप में धारण करता है, छोटा सा बड़ा शहर के रूप में धारण करता है, बड़ा बहुत बड़ा शहर में अंततः विद्यार्थी अगर किसी प्रकार के पूर्णतः कहते हैं प्रशासनिक केंद्र बना के सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस कर दिया जाए, तो विद्यार्थी फिर क्या बन जाता है? महानगर बन जाता है। शहरों की ओर बढ़ते रुझान ने लंदन जैसे पुराने शहर के स्वरूप को भी बदल दिया था। कहता कि विद्यार्थी शहर के प्रति लोग का जो अट्रैक्टिव या फैलाव बढ़ रहा था, ये कहता विद्यार्थी लंदन का भी कहता विद्यार्थी किसी न किसी प्रकार के लंदन जैसे पुराने शहर के भी स्वरूप को क्या कर रहा था? बदल रहा था। चूंकि
यह शहर प्रवासियों का शहर बनता जा रहा था। प्रवासी का मतलब यहाँ अधिकांश लोग कौन रह रहे थे, बाहर से आकर दूसरे क्षेत्रों से आकर बसने वाले लोग थे। अतः यही इस घनी आबादी वाले शहर में, अतः इस घनी आबादी वाले शहर में इन नवागंतुकों के लिए सस्ते और समानता असुरक्षित आवास बनने लगे। चूंकि कारखाने मतलब है कि जो वहाँ के बिजनेसमैन या जिसके पास जमीन थी उन लोगों ने विद्यार्थी वहाँ किस प्रकार के आवास का निर्माण करने लगे, मतलब है सस्ते, उसमें किसी प्रकार की सुविधाओं से ज्यादा तो लेस नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा सा जीविका जान का भी खतरा हो वैसे घरों में रहने के लिए लोगों को विवश किया गया। और बाद में इन नवागंतुकों जो आ रहे थे वहां शहर में कि सस्ते और समानतः असुरक्षित आवास बनने लगे। मतलब जो आवास जो बन रहे थे वो क्या थे, असुरक्षित आवास थे। कभी भी उसमें आपको कोई बड़ी हादसा का गुंजाइश की जा सकती थी। चूंकि कारखाने के मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह मुहैया नहीं कराते थे। कहता जो बाहर से कमाने आए हैं उनके रहने की व्यवस्था विद्यार्थी का जो मिल मालिक है या उद्योग का जो मालिक है नहीं करता था। आप कैसे रहिएगा वो आपकी समस्या, टाइम से आप हमारे यहाँ काम करने आइएगा, हम आपको महीना लगेगा आपकी मजदूरी देंगे। आप कहाँ रहते थे, इन लोग विद्यार्थी इतनी मजदूरी भी नहीं देते थे कि विद्यार्थी एक बहुत से अच्छे घर या जमीन खरीद कर बस कर रहा जा सके। अतः विद्यार्थी जिस प्रकार के जहाँ तहाँ जरूरतमंद हिसाब से कोई संस्थे में जो रूम दे दिया वहाँ रहने के लिए विवश थे। इस प्रकार कहता है विद्यार्थी कि प्रवचन का यह एक प्रमुख परिणाम पाया गया। कहता टेन मिनट्स को समझते हैं क्या है, काम चलाओ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान को टेनमेंट्स कहते हैं। कहता है विद्यार्थी लंदन में टेनमेंट्स किसको कहा जाता था, ऐसा मकान जहां पे विद्यार्थी क्या काम चलाओ हो, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन अक्सर बेहिसाब भीड़ वहां रहते कितने हो, कहीं मजदूर जो रहते हैं काम करते थे, देखिए एक कमरे में 10-10, 12 को 15-15 को रहते हैं। तो ऐसे मकान को वहां पे क्या कहा जाता था, टेनमेंट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टेनमेंट्स कहा जाता था। ऐसे मकान बड़े शहरों के गरीब इलाकों में अधिक पाए जाते थे। और ये मकान कहाँ देखने को मिलते थे, बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले लोग अधिक रहते थे, वहां पे ऐसे मकान हम लोग को आम बात है देखने के लिए। कहता कि स्ट्रेंजर होम क्या होते थे, स्ट्रेंजर होम अजनबियों का घर। स्ट्रेंजर का मतलब ऐसे भी अजनबी होता है, तो कहता अजनबियों का घर। किसका घर, अजनबी, जहाँ कोई जाना पड़, शहर में विद्यार्थी ऐसा ही होता है, गांव में विद्यार्थी कोई आता तो आपको पूरे गांव को खबर मिल जाती कि फलना के यहाँ ये व्यक्ति आए हैं। आप गांव से निकलिएगा तो विद्यार्थी, गांव हमारा कहीं ना कहीं विद्यार्थी शहर से बहुत अच्छा भी माना जा सकता है सामाजिक परिवेश के लिए। आप निकलिएगा तो 4 को आपको पूछने वाले लोग हैं। शहर में विद्यार्थी एक मकान में, एक ही कमरे में अगल बगल में 4 साल से 4 लोग रह रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, नाम तक परिचित नहीं है, और विद्यार्थी कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, सब परिचित नहीं है। ऐसे शहर है। शहर में अगर विद्यार्थी किसी का लाश भी गिरी हुई है तो बगल वाला का बर्थडे है तो बर्थडे मना रहा है, एक दिन डीजे बज रहा है, एक दिन विद्यार्थी मातम छाया हुआ, और उसको परवाह नहीं है कि उसके यहाँ लाश गिरी है। गांव में विद्यार्थी, अगर किसी घर में विद्यार्थी ऐसा दुखद हादसा होता है तो पूरा गांव शोकाकुल हो जाता है। किसी का हर्ष उल्लास रहता है तो पूरा गांव उसमें शामिल होता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में बगल वाले से किसी को उतना विशेष लेना देना नहीं है, वो कहाँ का है। अतः स्ट्रेंजर होम, ऐसा घर जहाँ पे सब एक दूसरे के लिए अनजान है, एक आध को धीरे धीरे जान पहचान बना लिए हैं। कहते विद्यार्थी बहुत सारे, कहता कि दी इलेक्ट्रेस्ट न्यूज 1870 में विद्यार्थी पेपर में छपी थी बातें, जो ऐसा कहा था जहाँ पे ग्रामीण परिवेश से जो लोग आगे रहते थे, अर्थात विद्यार्थी मेन मेंशन के टेनमेंट्स, ऐसे आपको विद्यार्थी मकानों में ऐसे लोग आपको दिखाई देते थे। अब कहता विद्यार्थी बहुत सारे शहरों में खैराती संस्थाओं और स्थानीय शासन की ओर से जाड़े में रैन बसेरा समझते हो, रोड पर का वैसा स्थान जहाँ पे सरकार द्वारा कुछ स्थान दीवार सीमेंट बना दिया गया। शहर में जाइएगा, पटना में आपको अक्सर देखने को मिलेगा रैन बसेरा। उसमें विद्यार्थी ठेला टेम्पो सब चलाने वाले, रिक्शा मजदूरी करने वाले लोग आकर रह सकते हैं। वहाँ पे छोटी बहुत सुविधाएं दी जाती है, बाथरूम की सुविधाएं दी जाती है, थोड़ा बहुत कभी खैरात दिए जाते हैं।
ठंडा के समय में अलाव उलाव प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाती है, जलाया जाता है, कहीं का कंबल उम्बल बांटे जाते हैं और भी प्रकार की कुछ सुविधाएं, कभी हो सकता है भोजन की व्यवस्था मिले या कहीं कहीं अगर अगर सस्ते भोजन दर पर भोजन की व्यवस्था होती है। तो कहता है कि विद्यार्थी रैन बसेरा उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रैन बसेरा। और अजनबियों घरों की व्यवस्था की जाती थी, अजनबी घरों की व्यवस्था की जाती थी जहाँ पे विद्यार्थी लोग आके ठहर सकते हैं। आइए समझिए विद्यार्थी, आज के लेवल पर बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी होटल अजनबी घर, वहां कौन कखनी आ रहा है, कितना देर रहेगा, कितना समय के लिए रहेगा, आज वो अजनबी घर है। लेकिन वहां पे पहले अस्थायी रूप से लोग काम करने के लिए आते थे, तो उनके लिए भी ऐसे घर की व्यवस्था की जाती थी। गरीब व्यक्ति भोजन, गर्माहट और आसरा की आशा में इन स्थानों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। इन घरों में कौन जाके बसते थे, जो विद्यार्थी गरीब थे, गांव से काम करने के लिए आए थे, काम करके विद्यार्थी यहाँ पे अपना रोजगार अपना करते थे। वो क्या करते थे, रात भर की क्या है गरीब का, कि व्यक्ति को भोजन मिल जाए, रात भर सोने के लिए गर्माहट भरा बिस्तर मिल जाए, और विद्यार्थी आसरा यानी उनको ठहरने की, उनके सामानों की सुरक्षा के लिए थोड़ी बहुत जो उनके पास सामान है उसकी रक्षा की व्यवस्था मिल जाए, ऐसे जगहों पर इन लोग आकर बस जाते थे और इनकी संख्या यहाँ पे क्या होते गई, बढ़ते गई। अतः लंदन अगर ऐसे और मनीषियों और धनी लोगों का शहर था, तो दूसरा सत्य है यह भी था कि अवसर केवल कुछ व्यक्तियों के ही पे प्राप्त थे। कहता माना जाता है कि लंदन एक ऐसा शहर था जहां बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े सुख में जीने वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े विद्यार्थी, ऋषि मुनियों, मनीषियों मतलब है जो बहुत धनवान लोग हैं, वो सब लोग रहते हैं। तो वहीं पे विद्यार्थी सबसे गरीब और कंगाल लोग भी रहते हैं, क्योंकि उस अमीर को सुविधाएं कौन प्रदान करेगा, वो गरीब ही प्रदान करेगा। और उसके कंपनी में कौन काम करेगा, वो गरीब मजदूर ही काम करेंगे। तो जहां लंदन विद्यार्थी बड़े बड़े लोगों का शहर था, तो वही गरीबों का भी शहर था। जो सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग के थे, और ये जो लोग गरीब लोग थे, जो विद्यार्थी, किसी प्रकार से उनको कोई सुविधाएं नहीं दी गई थी, अर्थात अल्पसंख्यक मात्रा में थे। सॉरी, ये मेंशन किया है अल्पसंख्यक में किसका, वो तो बहुसंख्यक में था। अल्पसंख्यक में जो विद्यार्थी लंदन में अमीर लोग जो थे उनके लिए, क्योंकि बहुत कम संख्या में थे, 10 से 12 लोग कुछ होंगे या कुछ माने कि 50-100, लेकिन लाखों की संख्या में विद्यार्थी मजदूर हैं। तो कहता अल्पसंख्यक कौन थे, आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त और अल्पसंख्यक वर्ग के थे, पूर्ण रूप से उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते थे। और जो ये सब जो अमीर लोग थे विद्यार्थी, उनके पास सभी ऐश्वर्य की सुविधाएं अवेलेबल थी, अर्थात स्वतंत्र जीवन जीते थे। क्योंकि अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते थे बाध्यताओं में ही सीमित थे, अतः उनकी सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। अतः विद्यार्थी लंदन में अधिकांश लोग ऐसे थे जिनको विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं उपलब्ध थी, और विद्यार्थी बंधनों में बंध कर रहते थे, अर्थात कष्टों भरा जीवन किसी प्रकार अपना जीवन चलाते थे। कहता क्या था, शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवियों और अनुभवों को जन्म दे रहा था। कहता विद्यार्थी शहर का जीवन क्या था, परस्पर विरोधी छवियों और अनुभवों को जन्म देने वाला शहर बन रहा था। शहर क्या था विद्यार्थी, शहर में कहीं ना कहीं दो प्रकार के अनुभव मिलेंगे, या तो आपको सुख या दुख, या गरीब कोई जूझ रहा है तो कोई पूरा सुखों से जिंदगी बिता रहा है, किसी कोई को रोटी भी कभी काल नहीं मिल रही है, तो किसी के विद्यार्थी इतनी रोटी है कि विद्यार्थी रोटी खाकर ही मर जा रहा है। ऐसे भी लोग, कोई 100 रोटी फेंक रहा है तो कोई वही फेंका हुआ एक रोटी के लिए तरस रहा है। ऐसे लोग का भी शहर बन गया था। अगर एक ओर संपन्नता थी तो दूसरी ओर गरीबी, एक तरफ वाह चमक दमक थी तो दूसरी ओर धूल थी। विद्यार्थी एक तरफ क्या थी, चमक थी, तो एक तरफ धूल थी, एक तरफ संपन्नता थी तो एक तरफ क्या थी, गरीबी थी। मतलब एक रात की पार्टी में एक आज भी लोग देखते हैं, या आज के समय में तो ये सब आम बातें हो गई है, पार्टी में जितना खाना उड़ा देता उतना किसी के साल भर की आमदनी नहीं होती है। कल्पना से बहुत बड़े। तो इस प्रकार का शहर आपका समय के साथ बदलते जा रहा था। आज कहता विद्यार्थी कहते हैं विद्यार्थी कि एक और अंधकार, कहता कि एक और अंधकार, एक और अवसर थे तो दूसरी ओर विद्यार्थी निराशा थी। कहता विद्यार्थी कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो अवसर ही अवसर है, जो चाहो कर सकते हो। एक तरफ विद्यार्थी क्या था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। जैसे जैसे लंदन विकसित हुआ,
वैसे ही नकारात्मक प्रवृत्ति भी बढ़ते गई। नकारात्मक प्रवृत्तियां में कौन कौन थे? जो अपराधों में क्या थे? वृद्धि हुई। जिनके पास संपत्ति थी उसको क्या करने लगे? लोग लूटने लगे, जिससे सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। और जब समाज में विद्यार्थी क्या होगा? लूटपाट करने वाला ये नहीं चिंता है कि तुम किस धर्म किस समुदाय के हो, कौन से मजहब का पालन करते हो, तुम अमीर हो गरीब हो। कभी कभी गरीबों को भी लूटा गया, अमीरों को भी लूटा गया, अर्थात नैतिकता का पतन हुआ। किसका पतन हुआ? नैतिकता का पतन हुआ। डेविड थॉमसन के अनुसार इस औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों के बदलाव में लाया गया। तथा विद्यार्थी की डेविड थॉमसन कहते हैं कि औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव लाया। कहता कि जो सोचने की क्षमताएं थी उसमें कहीं ना कहीं सोच में क्या क्या परिवर्तन किया। 1870 के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। कितने अपराधियों को भी गिन कर रखा गया? कितने अपराधी रहते थे? लगभग में 20,000। एक प्रशासनिक डाटा कहता है हेनरी महू के अनुसार एक ऐसी सूची बनी जहां लोग अपराधों में ही अपनी आजीविका चलाते थे। और अपराध में भी आजीविका है। जितना विद्यार्थी तुम उद्योग चला के नहीं कमा सकते हो, उससे ज्यादा लोग अपराध में कमा लेते हैं। जो कमा रहा उसको लूटो, जो नहीं कमा रहा उसको भी लूटो। डर का बिजनेस, मौत का बिजनेस, किसी के लूट छपट का बिजनेस, धोखा फरेबाजी का बिजनेस, और इससे भी लोग बहुत हेल्प हो रहे थे। अर्थात कहता कि कुछ लोग अच्छे तरीके से कमा रहे थे तो कुछ लोग गलत तरीके से भी कमा रहे थे। ये किसका कहना है? हेनरी महू के अनुसार। इसके अलावा 1861 की जनसंख्या ने घरेलू नौकरों की संख्या में अत्यधिक क्या की वृद्धि होने लगी। वृद्धि की जानकारी प्रदान की जिससे महिलाओं की संख्या अधिक थी। कहता घरेलू नौकर सबसे ज्यादा कौन बन रहे थे? महिला बन रही थी। कौन बन रही थी? महिला। कहता विद्यार्थी घरेलू कार्यों में ज्यादा संलिप्त कौन थी? महिला थी। कहता विद्यार्थी बाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। छोटे छोटे बालकों से काम लेना। कहता 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और 1902 में लागू किए गए फैक्ट्री कानून ने इन बाल मजदूरों को किसी न किसी प्रकार से क्या दिया? मुक्ति दिया उनके रोजगारों से। कहता औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था करते। शहरों में अगर एक को रोजगार था तो दूसरी ओर उसके सीमित रूप थे, जहां अल्प कुशल मजदूरों को एक निर्धन वर्ग के रूप में उभरते हुए पाया गया। कहता विद्यार्थी शहर में क्या था? एक तरफ रोजगार था तो एक तरफ क्या था? निर्धन मजदूर थे जो कहाँ रहते थे? झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, झोपड़पट्टियों में अपना गुजारा करते थे। शहर के गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उपाय किए जाने लगे। एक कमरे वाले मकानों को जन स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया क्योंकि इसमें हवा निकासी का इंतजाम नहीं था। कहता विद्यार्थी दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी इन मकानों में रहना किसी न किसी रूप से हवा निकासी के रास्ते नहीं थे तो यहाँ खतरा था। और कहता है कि इंतजाम नहीं था, इसमें आग लगने का खतरा था। और तीसरा, इस विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आशंका बनी रहती थी। इस आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से मजदूरों लंदन की एक झोपड़पट्टी 1891 में 20वीं शताब्दी के लिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया। लंदन की एक झोपड़पट्टी 1889 20वीं शताब्दी के मजदूरों में आवासों का घनत्व एवं साफ सफाई की कमी को दिखाया गया। किस प्रकार है? कहता विद्यार्थी इन आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से मजदूरों के लिए आवासीय योजनाएं की शुरुआत की गई। जो मजदूर वहां पे आके रहने बसने लगे उसके लिए किसी प्रकार से हमने विद्यार्थी आवासीय रोजगार की योजना की हमने क्या की? शुरुआत की। लंदन की भीड़ भरी बस्तियों में कहता कि लंदन की भीड़ भरी बस्तियों को कम करने के लिए खुले स्थानों को हरा भरा बनाने, आबादी कम करने और शहर को योजना अनुसार बसाने की कोशिश की गई। लंदन का भीड़ हरित पट्टी विकसित
करके देहात और शहर की दूरी को कम करने के उपाय किए गए। कहता विद्यार्थी इन जगह पर जो सघन मात्रा में जनसंख्या निर्भर कर रही थी, इन जनसंख्या को विद्यार्थी कहीं ना कहीं विद्यार्थी दूर दूर आवास की व्यवस्था करके सरकारी आवास मिलेगा, यहाँ पे रहने की सुविधा दी जा रही है सरकार द्वारा कम लागत में, अतः वहाँ पे बसाया गया, जिससे क्या हुआ कि शहर का थोड़ा सा घनत्व धीरे धीरे कमने लगा। इस अवधारणा को वास्तुकार और योजनाकार एवेंजर हावर्ड ने गार्डन सिटी बगीचों का शहर का नाम दिया, जिसमें साझा बाग बगीचे लगाए गए। ऐसे मकान केवल खाते पीते कामगार ही खरीद सकते थे, और जो मकान बनाए गए उस मकान को सब मजदूर नहीं खरीद सकता था। जिस मजदूर की सैलरी अच्छी थी और जिस मजदूर की सैलरी अच्छी थी वो मजदूर विद्यार्थी क्या करता था, इसको खरीद पाता था, संभव था। विश्व युद्धों के दौरान 1939 से 1939 तक मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश राज ने लिया, और स्थानीय शासन के द्वारा 10 लाख मकान बनाए गए। तो छोटे परिवारों को ध्यान में रखकर विद्यार्थी किसी न किसी रूप में इस अवधि में शहर इतना फैल चुका था कि अब लोग पैदल अपने काम तक नहीं पहुंच सकते थे। शहर के आसपास से आने उप शहर बस्तियों के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई। कहता है विद्यार्थी जब जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, शहरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन रात दिगनी चौगनी होने लगी, तो अब लोग दूर दूर भी बसने लगे, और दूर दूर भी बसने लगे तब विद्यार्थी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, आने जाने के लिए, रात्रि दिन सुविधाओं के लिए अब सिर्फ अपना निजी वाहन सब लेके नहीं चल सकता था, अतः वहाँ पे एक कॉमर्शियल वाहन की जरूरत थी, जिसके लिए विद्यार्थी व्यापार व्यवसाय में वहाँ पे सार्वजनिक परिवहन सेवा को चालू किया गया। अर्थात यहाँ पे निरंतर आज भी जाइएगा शहर में तो इतना नंबर उतना नंबर की बस चलती है। सड़क परिवहन राज्य सरकार द्वारा बस चलाई जाती है, यानी शहर में आपको विद्यार्थी राज्य सरकार बस खरीदती है और बस चलाती है, जिसमें आम जनता भी सफर कर सके एक मामूली से भाड़े में, क्योंकि हर एक आदमी कितनी तो हैसियत है नहीं कि अपना गाड़ी खरीद कर चले, और गाड़ी खरीद भी ले तो गाड़ी रखने की जगह नहीं, अपना शरीर ढकने की जगह तो मिल ही नहीं रही है। तो विद्यार्थी आपको गाड़ी खरीद कर उसको कहाँ रखेगा, बड़े बड़े शहर में आप जाइएगा तो आपको भी देखेगा गाड़ी पार्किंग जोन है, कुछ लोग फ्लैट या आवास लेकर आते हैं, वहां पे रखने के लिए अलग से व्यवस्था है, गाड़ी चार्जिंग होती है कि जहाँ पे विद्यार्थी आप पार्किंग आप गाड़ी को रखे, गाड़ी वहां लगाने का चार्ज एक मामूली वसूला जाता है। या जहानाबाद यहाँ पे या मान लें कि पटना आप जाइएगा तो वहाँ स्टेशन पर देखिएगा बहुत सारी गाड़ियां आपकी लगी हुई रहेगी बड़ी मात्रा में। वो गाड़ियां क्या है, किसी का प्राइवेट वाहन भी है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लैस में आपको वहाँ पे पुर्जा टोकन कटता है, समय निर्धारित है कितना समय के लिए इतना भाड़ा आपको देना है, इतना दिन तक आप गाड़ी छोड़ते इतना आपको चालान कटेगा। वहां पे आप पार्किंग जोन में आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो कहता देशिक जीवन क्षमता के आश्वस्त किया गया, संगठन एवं प्रबंधन द्वारा निवास एवं आवासीय पद्धति को विकसित किया गया, यातायात के साधन उपलब्ध कराए गए ताकि कर्मचारी को बड़ी संख्या में कार्यस्थल तक पहुंचाया जा सके। जन स्वास्थ्य स्वच्छता सड़क सुरक्षा पुलिस की आवश्यकता महसूस की गई। जहाँ पे विद्यार्थी आपने देखा अपराधों का सिलसिला बढ़ने लगा, जब अपराधों का सिलसिला बढ़ने लगा तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी लोगों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है, यानी प्रशासनिक सुधार की जरूरत है कि जो चोर उचक्के रहेगा उसको पकड़ेगा कौन, तो प्रशासन पकड़ेगा, तथा प्रशासनिक सुविधा भी महसूस की जाने लगी। कहता है कि समय के साथ रेलवे का विकास हुआ और रेलवे ने आवास की समस्या को भी हल कर दिया। रेलवे ने किसकी समस्या को हल कर दिया, आवास की समस्या को हल कर दिया। और कहता है कि जिसके जरिए लोग भारी संख्या में शहर के विभिन्न छोर तक पहुंच सकते थे। रेल था क्या, सरकार ने एक रेल सुविधा चालू कर दी, इस कोने से उस कोने शहर के आर पार तक, एक शहर से दूसरे शहर तक। अतः विद्यार्थी आवास की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगी, लोग दूर बसकर भी आसानी से समय पर अपने कार्य के लिए पहुंच सकते थे। जैसे में बिहार के विभिन्न जिलों से पटना लोग काम करने के लिए जाते हैं, शाम होते होते फिर काम करके अपने घर भी लौट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी ये सुविधाएं आपको अपने निजी वाहन से नहीं जाते होंगे, अधिकांश प्राइवेट वाहन से डेली नहीं जाते होंगे, सरकारी वाहन का इस्तेमाल करते होंगे। और सरकारी वाहन में भी आज के समय में तो पूरी सुविधा को बड़े स्तर पर देखने को मिलता है कि ट्रेनों में जो अधिकांश भीड़ आती है मजदूरों की भीड़ आती है, जो लोकल ट्रेन में अधिकांश, और वो मजदूर दिल्ली और मुंबई से आप चले जाइएगा तो वहाँ मेट्रो में तो विद्यार्थी और समझिए कि कहीं ना कहीं मजदूर संघ की भीड़ भरी हुई है। बड़े बड़े वहाँ पे कर्मचारी लोग भी विद्यार्थी अपना गाड़ी न लेकर मेट्रो सुविधा का फायदा उठाते हैं।
आए दिन बहुत जल्द समय, कम समय में आपका पटना में मेट्रो सुविधा से लैस हो जाएगा। इसमें आपका पटना में मेट्रो सीटीएम अभी से ही मेंशन करता है, लेकिन अभी पूर्णतः भी वहाँ पे अभी इस पर विकास कार्य इस पर जारी है और आगे समय के साथ वहाँ पे बहुत जल्दी आपको मेट्रो सुविधा आपको दी जाएगी। दुनिया के सबसे पहले भूमिगत रेल पहले खंड का उद्घाटन विद्यार्थी 10 जनवरी 1863 ईस्वी को किया गया था। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल सोचो विद्यार्थी जमीन के अंदर चलाई गई थी। अभी तक ट्रेन जमीन के ऊपर चल रही थी, आप सुरंग नहर या किसी प्रकार के जो आपको मेट्रो चलती है, मेट्रो ट्रेनें चलती है, आप सुने होंगे कि जमीन के अंदर चलती है। तो मेट्रो ट्रेनों की शुरुआत विद्यार्थी भूमिगत ट्रेन के रूप में आपको किस कब की गई थी? 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। यह रेल लाइन लंदन की पैडिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। कहा था जो रेल लाइन बिछाई गई थी कहां से कहां तक? लंदन की पैडिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच बिछाई गई थी। पहले ही दिन यात्रियों की संख्या 10,000 थी। जिस दिन इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी इसी दिन प्रथम दिन ही इससे 10,000 लोग यात्रियों ने क्या किया? यात्रा किया अर्थात टिकट की यात्रा किया। 1880 ईस्वी तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका जिससे सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। तथा विद्यार्थी समय के साथ कहता विद्यार्थी 1880 ईस्वी तक ये नेटवर्क बड़े स्तर पर फैल गया और इससे लगभग में कितना सालाना एक साल में 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे। चार्ल्स डिकेन लंदन का ऐसा चार्ल्स डिकेन ने 1848 में लिखा था कि भूमिगत रेल के कारण मकान गिराए गए। भूमिगत रेल के कारण क्या गए? मकान गिराए गए, सड़कें बंद हुई, लंदन के गरीबों की बड़ी संख्या में उजाड़ा गया। पर इन अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे सफल हुई। कहता विद्यार्थी जब रेल नेटवर्क का विकास होता है तो रेल नेटवर्क जैसे जैसे पास होता है तो पहले से गरीब लोगों की बस्ती है या अमीर लोगों की बस्ती है तो इन सबको क्या किया गया? उजाड़ा गया, हटाया गया और वहां से विद्यार्थी बड़े बड़े भवन गिराए गए और वहां से रेलवे फिर भी भूमिगत रेलवे को हमने क्या किया? सफल बनाया। कहता है कि न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो जैसे विशाल महानगर ने अपनी एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित कर ली जिसे लेकर उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ा गया। इसी चित्र में श्वास रोधन गोल्डन ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का विज्ञापन सन 1900 के आसपास विज्ञापन में लोगों को हरे भरे कम भीड़ वाले सुंदर उपशहरी इलाकों को बसने के लिए प्रेरित किया गया। कहता लंदन में जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही थी, लंदन का शहर पॉल्यूट हो रहा था और विद्यार्थी वहाँ पे लोग जिस प्रकार बदतर जिंदगी जीने के मजबूर थे, लोगों को अब एक नई क्रांति के द्वारा इस हरे भरे क्षेत्र में बसे अपने स्वास्थ्य को बचाइए, शहर को बचाइए, इस योजना नारे द्वारा क्या किया गया? लोगों को क्या किया गया? आकर्षित किया गया। जन परिवहन का मतलब क्या है विद्यार्थी? लोगों के हित में कोई आपको गाड़ी उड़ी चलाना। कहता विद्यार्थी जिसमें आपको मेंशन किया है कि जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन से शहरों में सामाजिक परिवर्तन भी आए। जन परिवहन मतलब ऐसे ऐसे यातायात वाहन चलाए जाने लगे जो आम लोगों को विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था। समर्थ, कार्य कुशल तथा सुरक्षित जन परिवहन के शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाए तथा शहरों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया जिससे सामाजिक व्यवस्था को भी एक नया आकार प्रदान हुआ। कहता कि गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का विज्ञापन आपको दिखाया गया जो बहुत धुंधला है, आपको साफ नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन। अब कहता है कि शहरी जीवन की शुरुआत हो गई तो इस जीवन में किस किस प्रकार के बदलाव हुए देखने को हमें मिले। कहता है कि व्यक्तिवाद क्या होता है? पहले समझ लीजिए व्यक्तिवाद थोड़ा सा पॉइंट है। व्यक्तिवाद में क्या होता है कि विद्यार्थी कोई व्यक्ति अपने सोच पे एक व्यक्ति का अपना निजी सोच सिद्धांत जिससे समुदाय ही नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाए व्यक्तिवाद सिद्धांत कहलाता है। इसमें कहता है कि व्यक्ति का भी सिद्धांत हो अर्थात उसने अपने निजी उसकी सोच जो हो और साथ साथ में उसकी सोच जो हो सामाजिक हो और साथ साथ में स्वतंत्रता पर आधारित हो को स्वीकार किया जाए व्यक्तिवाद सिद्धांत कहलाएगा। इसकी परिभाषा भी कर सकते हैं व्यक्तिवाद सिद्धांत क्या है, आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं वह सिद्धांत जिसमें समुदाय ही नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद सिद्धांत कहते हैं।
अब हम अपनी जगह पर आते हैं। सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन किस प्रकार आपको देखने को मिला। कहता कि शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। हम पहले ही बार बार चर्चा में बता चुके हैं कि विद्यार्थी शहर का मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस, आधुनिक सुविधाओं से क्या लैस, जहाँ पे सभी प्रकार के ऐशो आराम मौजूद हो और किसी प्रकार का आपको कष्ट देखने को नाक के बराबर में मिले तो उसका निराकरण की व्यवस्था भी आपको वहीं पे उपलब्ध हो। कहता है विद्यार्थी वास्तव में यह एक दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहरों को किसका माना जाता है? आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। जिनकी सोच, विद्यार्थी जिनके पास पैसे कमाने की क्षमता या उनकी सोच में बदलाव, समाज को परिवर्तन लाने की क्षमता हो, तो विद्यार्थी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं शहर की ओर क्या होते हैं, रुख करते हैं और शहर में उन सुविधाओं को क्या करते हैं, लैस करते हैं। सघन जनसंख्या के ये स्थान जहाँ कुछ मनुष्यों के लिए अवसर प्रदान कराता है, वहीं यथार्थ में अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। शहर वह स्थान भी है जहाँ पे देखिएगा बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े भवन, आपको पर विद्यार्थी कुछ निजी लोगों का ही अधिकार है, अर्थात कुछ मनुष्यों का, अर्थात कुछ गिने चुने लोगों का जिसके पास पैसे बहुत है, अमीर बहुत है, उन्हीं लोगों का शहर में भी प्रादुर्भाव है, जिसको सभी लोग किसी न किसी रूप में जानते हैं। परंतु इन बाध्यताओं के बावजूद शहर समूह पहचान के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। कहता है कि अमीर लोग तो वहाँ रहते हैं, जहाँ अमीर रहते हैं वहाँ गरीब ही रहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी उस अमीर के मकान में कार्य करेगा कौन, एक गरीब, तो वो भी वही रहते हैं। अतः शहर में इन कारणों से प्रजाति, धर्म, निर्जातीय, जाति, प्रदेश तथा सामूहिक शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः विद्यार्थी शहर में आपको भिन्न जाति के लोग, भिन्न समुदाय के लोग, भिन्न विद्यार्थी आपको धर्म के लोग, भिन्न प्रदेश क्षेत्र के लोग देखने को मिल जाएंगे। शहर में आपको भिन्न भाषाओं का भी मिश्रण है। शहर में जिस क्षेत्र के लोग हैं वो अपने क्षेत्र का भाषा बोलने लगे। वास्तव में कम स्थान में अधिक लोगों का जमाव, पहचान और तीव्र करता है। कहता है शहर क्या करता है, कम क्षेत्रफल में विभिन्न प्रकार के अत्यधिक लोगों को जमा करता है, पहचान कराता है और तीव्र गति से एक दूसरे का क्या करता है, मिश्रण करता है तथा उनमें एक और सह अस्तित्व की भावना का उत्पन्न करता है। आए सभी लोग एक दूसरे से जो आज तक गांव में लड़ते रहते थे, लेकिन शहर में आके लड़ाई झगड़ा मारपीट छोड़ दिए, अपने काम से ही प्राथमिकता देते हैं। फिर कहता है विद्यार्थी कि दूसरी ओर प्रतिरोध का भाव भी होता है। अगर एक ओर सह अस्तित्व की भावना है तो दूसरी ओर पृथक्करण की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित प्रतिवेशी एकल समुदाय बदलने के उपाय में बदले गए। इस प्रकार मोहल्ले घेटे कहलाएं। कहता विद्यार्थी देखिए, जहाँ पे कहीं ना कहीं विद्यार्थी आपको मेंशन किया गया कि एक और सहअस्तित्व यानी एक दूसरे आपस में मेल मिलाप की भावना है, तो दूसरी ओर प्रतिरोध विरोध की भी भावना है। और कहता है अगर एक ओर सहअस्तित्व की भावना है तो दूसरी ओर पृथक्करण की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको मिश्रित प्रतिवेश एकल समुदाय बदलने के उपाय में बदले गए। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहें, कहता है इस प्रकार मोहल्ले को घेटे कहलाएं। जिस समाज में विद्यार्थी कहीं ना कहीं दो प्रकार के ऑप्शन हमें उपलब्ध थे, एक आपसी सद्भावना की भावना, एक कहीं कहीं उसी भावना में रहने वाले एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिरोध, और इन दोनों के बीच एक नया जो शहर या मोहल्ला का निर्माण हुआ, ये क्या कहला रहे थे, उसका घेटो। क्या कहला रहे थे, घेटो। घेटो क्या थे, घेटो को और विस्तृत रूप में समझाया है। कहता घेटो वैसे लोग होते थे, समानता यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। घेटो शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यूरोपीय शहरों में यहूदी बस्ती को लेकर घेटो शब्द का प्रयोग किया जाता था। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, निर्जातीय, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। वर्तमान समय में क्या कर सकते हैं घेटो शब्द की विशिष्ट धर्म, निर्जातीय, जाति या समान पहचान वाले लोगों के लिए ये शब्द को हम लोग क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। कहता घेरीकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषता वाले पड़ोसों के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना सामुदायिक दंगों को एक विशिष्ट देशिक रूप में देते हैं। कहता विद्यार्थी घेटे लोग क्या है, घेटे लोग ऐसे स्थान है या इसमें से पहले जहाँ पे भिन्न भिन्न जाति, समुदाय, धर्म के लोग आपस में
रहते हैं या किसी प्रकार प्रतिरोध की भावना के साथ भी रहते हैं। कहीं कहीं सहअस्तित्व भी है और कहीं कहीं विद्यार्थी क्या है, विरोध भी है। क्योंकि जहां जहां पे विद्यार्थी सब तरीके से आपको एक समान समाज नहीं देखा जा सकता है। जहां पे आपको विद्यार्थी आपका दोस्त भी है तो वहीं पे आपका दुश्मन भी है। और कहीं ना कहीं आप किसी बिजनेस में फल फूल रहे हैं तो उसी बिजनेस का दूसरा व्यक्ति आपसे जल भून भी रहा है। तो ये सब समस्या देखने को हमको मिलता है। शहरों में नए सामाजिक समूह बनने लगे, सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। सभी वर्ग यानी किसी भी धर्म जाति के लोग थे बड़े बड़े शहरों की ओर जा सकते थे। शहर ये नहीं कहता था कि एक विशेष जाति का ही शहर है, नहीं, शहर में विभिन्न जाति धर्म के लोग आपसी मेल मिलाप से या किसी प्रकार के प्रतिरोध की भावना के साथ रहते हैं। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं को भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया। कहता कि अभी तक शहर में मुख्य रूप से सबसे पहले पुरुष लोग की ही प्रधानता के कारण वे शहर में कमाने जा रहे थे, लेकिन समय बदला, समाज बदला और महिला भी उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। परिवार की उपादेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। जहां पारिवारिक संबंध अब तक बहुत मजबूत थे, वहीं ये बंधन ढीले पड़ने लगे। एक और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए। कहता विद्यार्थी शहरों में क्या थे, शहरों में धीरे धीरे पारिवारिक संबंध थोड़े से कमजोर पड़ने को दिखाई देने लगे और फिर उनको और बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए किसी न किसी रूप से क्या किया गया कि आंदोलन भी होते रहे। महिलाओं के अधिकार के लिए मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आंदोलन के माध्यम से महिलाएं लगभग 1870 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा ले पाई। कहता विद्यार्थी आज जो महिला को हम देख पा रहे हैं जो सभी प्रकार के साथ ही सुख सुविधाओं से अपना उसमें भोगी बन रही है, इस भोग सुख सुविधाओं को डायरेक्टली नहीं दिए गए। शुरू में विद्यार्थी महिलाओं को इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, जिसमें कहता है कि महिलाओं के मताधिकार, शुरू में जब वोट वयस्क मताधिकार मिला हुआ तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, इसके लिए आंदोलन हुआ। साथ साथ में विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति, जो महिला का जो किसी माता पिता के संतान है तो अगर उसका विवाह हो जाए तो लड़की को संपत्ति में माता पिता की संपत्ति में 1 रुपया का अधिकार नहीं होता है। ये अधिकार को समाप्त करके महिलाओं ने कहा कि नहीं, हम भी उसी माता पिता के, कल तक जब हमारे उस माता पिता बराबरी के हिस्सेदारी थे तो विवाह के बाद पुनः अलग कैसे हो गए। अतः विद्यार्थी महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में उनका अधिकार मिलना, ये सब आंदोलन के द्वारा संभव हो पाया। और 1870 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधि में महिला भी विद्यार्थी क्या लेने लगी, हिस्सा लेने लगी। उसके वैचारिक उद्भव को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता। आधुनिक काल में महिलाओं ने, कहता वर्तमान समय में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया और समाज के कई रूपों में क्या किया, परिवर्तित करने में सहायता दी। ऐतिहासिक परिस्थिति महिलाओं के संघर्ष की कहीं सहायक सिद्ध हुई। कहता है विद्यार्थी महिला को जो उसका अधिकार मिला है उसके कहीं न कहीं उसके लिए उन्होंने लंबा संघर्ष लड़ा है और वो संघर्ष ने ही उनको क्या किया है, सिर्फ सफलता दिलाया है और सफलता के कारण उनको जिस मांगी था वो मांगी उनकी पूरी हुई है। कहता है कि उदाहरण के लिए कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पश्चात देशों में, कहता है पश्चिमी देशों में महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। एक दूसरे प्रकार का उदाहरण है जहां महिलाएं अपनी अस्मिता में परिवर्तन लाने में सफल हुई, वह क्षेत्र या उपभोक्ता विज्ञापन। अधिकतर शहरी समाज में महिलाएं घरेलू उपयोग के वस्तुओं का निर्णय लेती है, अतः विज्ञापनों में उपभोक्ताओं के रूप में महिलाओं की सोच के प्रति संवेदनशील बनाया है। कहता विद्यार्थी आपके घर में जितने सामान खरीदा के आते हैं, छोटे मोटे जो घरेलू कार्य जो प्रतिदिन इस्तेमाल होते हैं, उसमें पहला डिसीजन महिला का होता है, अर्थात आपकी मम्मी दीदी सबका होगा, चाचा चाची का होगा, चाचा का नहीं हटाइए माने के चाची का होगा। अर्थात विद्यार्थी वो महिला अपनी डिसीजन से उस सामान को परचेज करती है। अतः आज के जो विज्ञापन आते हैं, आप उपभोक्ता जागरण पढ़ लिए हैं, उसमें विद्यार्थी सारे महिला टारगेट रख के विज्ञापन किए जाते हैं। ये महिलाओं के भी सुरक्षा पर आधारित है। ये साबुन से चेहरा चमकाइए, एक क्रीम लगाइए तो बिल्कुल अति कौवा से हंस हो जाइए, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। ये सब समस्याएं विज्ञापन पर कहीं न कहीं महिलाओं को आकर्षित किया जाता है और महिलाओं को आकर्षित करने से समय तो महिला कहीं न कहीं अपना सब कुछ त्याग कर सकती है, तो जिद कर ले तो विद्यार्थी वो हासिल भी कर सकती है। अतः उनके जिद को पूरा करने के लिए आपके पॉकेट पर चूना भी लग सकता है। ये सब समस्या आप देखते रहते हैं आए दिन।
यह सामान घर में कोई देखना, घरेलू सामान कोई बेचने आएगा तो कोई उसमें रुचि ले चाहे नहीं, महिला लोग बढ़ चढ़ कर रुचि लेती है, गांव समाज में भी बेचने आता है तो। और कहीं ना कहीं बाजार में भी जाइए, घरेलू दुकान पर या काउंटर पर सब महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। शहरों की बढ़ती आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन और चाटीरन सभी व्यस्त पुरुषों के लिए चलाया गया आंदोलन था। 10 घंटे का आंदोलन था। कारखाने में काम के घंटे निश्चित करने के लिए चला आंदोलन था। कहता विद्यार्थी चाटीरन आंदोलन क्या था विद्यार्थी? एक ऐसा आंदोलन था जिसमें विद्यार्थी आपको व्यस्त पुरुषों के लिए चलाया गया आंदोलन था, जिसमें 10 घंटे का आंदोलन कारखाने में काम के घंटे निश्चित करने के लिए चलाया गया था। अभी तक जो 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा हम लोग काम कर रहे थे या काम से काम दिया जा रहा था, उस काम को कम करने के प्रयास किए गए। पुरुष भी बड़ी संख्या में एकजुट हुए। व्यवसायिक वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यवसायिक पूंजीवादी के उदय के साथ संभव हुआ। कहता विद्यार्थी जो पूंजीवादी थे, जो कहीं ना कहीं विद्यार्थी अपना व्यवसाय में पूंजी लगाते थे, अतः इनका उदय भी विद्यार्थी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कहाँ में और नगरों में हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, साख बिल का विनिमय, बीमा, अनुबंध, कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक, एकाधिकार आदि पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही है। यह एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। पूंजीवादी विशेषता में हमने क्या देखा कि विद्यार्थी सभी प्रकार की वो जरूरतें जो था, जिसमें आपकी एक निजी मानव को लेकर एक उद्यमी को फायदा हो रहे थे, उसमें से आपको मेंशन किया है कि उदय के साथ संभव हुआ। साथ में बड़े पैमाने पर उत्पादन, ज्यादा उत्पादन करेंगे, बड़े मिल मालिकों को फायदा होगा। फिर कहता है कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है, पैसे की प्रधानता रहेगी। सारे बिजनेस की शुरुआत या नींव रखी जाएगी पैसे पर आधारित। शहरी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, जो आप व्यवसाय कर रहे हैं वो आपका स्वतंत्र है, किसी से आपको कोई विशेष लेना यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा फायदा निहित होना चाहिए। मुद्रा, अब उससे हमें मुद्रा की प्राप्ति होनी चाहिए। बैंकिंग, ज्यादा मुद्रा लोग कमाने लगे तो पैसे को कहाँ रखेंगे, बैंक में रखेंगे। साख बिल का विनिमय, अब क्या था विद्यार्थी, अब चेक बुक भी काट लोग को ज्यादा पैसे लेकर चले तो चोरी उरी करने होने का डर है, तो चेक बुक सिस्टम जिसको कहीं ना कहीं भंजाया जा सके उसके लिए बैंक आया। बीमा कंपनी आई जो आपका जीवन का बीमा करती थी, किसी कंपनी में काम कर लो, मर जाओगे तो तुम्हारे परिवार को कौन देखेगा, अर्थात उसकी बीमा करती थी। आपकी सैलरी का बीमा करते थे कि आप आज पैसे कमा रहे हैं, आज खूब उड़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश बचाइए। और आगे समय के साथ LIC जो काम करती है ना, तो क्या करता है, आपको समय के साथ उसका बहुत बड़े पैसे देती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और बहुत सारे ऐसे कंपनी भी आती है, सहारा, वो सब कुछ आती है जो जिंदगी के साथ ही लेकर भाग भी जाती है। तो ऐसे भी ध्यान रखें कि सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, ठीक है ना, कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। अनुबंध, कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक शेयर बाजार में पैसे लगाइए। शेयर बाजार में अगर शेयर बाजार गया तो आप ही गए, और अगर शेयर बाजार में आप बच गए तो विद्यार्थी आप भी बच गए। आए दिन शेयर बाजार तो समझिए रहे कि कितने बड़े स्तर पर आम एक किसान से लेके एक मजदूर है, छोटे से बालक भी विद्यार्थी कहीं ना कहीं जिसकी समझ थोड़ी बहुत हो रही है, कितना जागरूकता फैलाई जा रहा है, शेयर बाजार में पैसे लगा के डूब रहा है। ऐसी घटनाएं हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही है, यह एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अब कहता है कि विद्यार्थी लेसिस फेयर क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कहता है विद्यार्थी लेसिस फेयर आर्थिक उन्मुक्तवाद, जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं एवं पूंजीपतियों को पूरी स्वतंत्रता हो, तो उसको हम लोग विद्यार्थी क्या कहते हैं, लेसिस फेयर। लेसिस फेयर विद्यार्थी लेसिस फेयर क्या है कि विद्यार्थी पूंजीपति लोग को पूर्णतः स्वतंत्रता, जो चाहे सो करे, लेकिन किसी को अहित करके ना, और ऐसे स्वतंत्रता सरकार का हस्तक्षेप ना रहेगा, तो इसको विद्यार्थी लेसिस फेयर कहते हैं। नए मिल मालिक वास्तव में पहले उद्योगपति पूंजीपति ही थे। इन्होंने संपदा, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव समय अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता एवं अध्यवसाय की अर्जित की। इसी वर्ग का प्रभाव विशेषकर इंग्लैंड की राजनीति पर पड़ा। कहता व्यवसायी लोग कौन होते हैं, जो वर्तमान में नहीं भविष्य देखते हैं।
जो वर्तमान में नहीं भविष्य देखते हैं। आज वो बिजनेस लगा रहे हैं तो आप ही हंसते हैं कि बिजनेस इतना पूंजी लगा रहे हैं, भवन निर्माण कर रहा है, घर बना रहा है, लेकिन कल वही बिजनेस लगा के खड़ा करके और जब पूंजी कमा कर तुम्ही को रोजगार वहां देगा, तब तुम्हें समझ में आया कि कल एक बिल्डिंग की नींव क्यों रखी गई थी। और वो दूरदर्शिता होते सोचते रहते हैं। अतः ऐसे लोग के इंग्लैंड क्या था, शुरू में राजनीतिक केंद्र इसका था। मध्यम वर्ग के लोग कौन होते थे, जिनके पास थोड़ी सी कम पूंजी होती थी और थोड़ा सा ना तो गरीबी की जिंदगी जीते थे, ना बहुत बड़ी अमीरी की जिंदगी जीते थे, स्तर का जिंदगी जीते थे। कहते विद्यार्थी मध्यम वर्ग शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए। एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। विभिन्न रूप में कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक रहे, वकील रहे, चिकित्सक रहे, इंजीनियर रहे, क्लर्क रहे, अकाउंटेंट, परंतु इनके जीवन मूल के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई। कहता विद्यार्थी समाज के ऐसे मध्यम वर्ग कौन थे, समाज के ऐसे लोग जो विद्यार्थी काम करते थे, काम के बदले उनको मजदूरी मिलती थी और मजदूरी से अपने जीविका यापन करते थे, ये मध्यम वर्ग के लोग कहलाए। ऐसे लोगों में कौन थे, शिक्षक थे, वकील थे, विद्यार्थी और साथ साथ में आपको चिकित्सक थे, इंजीनियर थे, क्लर्क थे, अकाउंटेंट थे, जो अपना दिन जो भी एक निश्चित समय के लिए सेवा देते थे, सेवा के बदले उनको जो मासिक मजदूरी मिलती थी या मेहनताना या वेतन मिलता था, उससे अपनी जीविका और अपने परिवार को चलाते थे। श्रमिक वर्ग कौन थे, श्रमिक वर्ग पर थोड़ा सा चर्चा लेते हैं। श्रमिक वर्ग वैसे जो श्रम करते थे और श्रम द्वारा अपनी जीविका के लिए पैसे की उपलब्ध व्यवस्था करते थे, और श्रमिक कहलाएंगे। दूसरे के यहाँ फैक्ट्री में काम करना, घरों में काम करना। आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग, कहता कि जहां पे पूंजीपति था वहीं पे कहीं ना कहीं श्रमिक भी था। कहता एक तरफ पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ तो दूसरी तरफ किसका उदय हुआ, श्रमिक वर्ग का। कहता विद्यार्थी सामंती व्यवस्था के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहरा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप शहरों में दो परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर सामने आए। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना हुई, जिसके कारण कृषि वर्ग जो लगभग भूमि विहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, कहता जिनके पास जमीन भी नहीं था, वो शहरों में जाकर क्या बन गए, मजदूर बन गए। शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में शहरों की ओर पलायन हुए। इसी क्रम में नए औद्योगिक नगर जैसे मैनचेस्टर, लंकाशायर, सेकिंड आदि अस्तित्व में आए। इन शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी, क्योंकि लोक कल्याण की भावना की कमी थी। अतः इन शहरों में नई समस्याओं को जन्म दिया। बेरोजगारी में वृद्धि हुई, स्वास्थ्य संबंधित विषयों के प्रति उदासीनता देखने को मिला। अतः श्रमिक वर्ग ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए श्रमिक संघ का कायम किया, अर्थात जो श्रमिक के हितों की रक्षा करे, श्रमिक के बारे में बोले, श्रमिक के अधिकारों को लेकर लड़े। कहता बाद में संसद के द्वारा कुछ फैक्ट्री नियम बनाए गए। इंग्लैंड में 1825 ईस्वी में सरकार को मजदूरों को वेतन बढ़ाने तथा काम के घंटे करवाने के लिए संगठित ढंग से काम करने का अधिकार स्वीकार करना पड़ा। चूंकि इसी नियम का पालन नहीं हुआ, अतः श्रमिकों की दशा में सुधार नहीं लाया जा सका, जिसे लेकर मजदूर आंदोलन तीव्र हुआ और वे ट्रेड यूनियन बनाकर अपने को संगठित करने लगे। कहता विद्यार्थी सरकार पर जब आंदोलन का प्रभाव मिला तो उन लोगों सरकार ने नियम तो बना दिया, लेकिन नियम का पूर्णतः से पालन नहीं किया गया। अतः विद्यार्थी मजदूर फिर से संगठित हुए और ट्रेड यूनियन अपना बनाना शुरू कर दिए। औपनिवेशिक भारतीय शहर बम्बई के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। कहता विद्यार्थी पश्चिमी यूरोपीय शहरों के विपरीत भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही। कहता विद्यार्थी जिस प्रकार पश्चिमी देशों में शहरों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही थी, उसी प्रकार भारत में यह प्रक्रिया शहरीकरण की थोड़ी धीमी चल रही थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। कहता 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी, तब तक भारत में के शहरों में मात्र कितना प्रतिशत जनसंख्या पूछा जाएगा, 11% जनसंख्या भारत की कहाँ रहती थी, शहरों में रहती थी। 11% जनसंख्या कहाँ रहती थी विद्यार्थी, शहरों में रहती थी, जिसमें एक बड़ी संख्या विशाल प्रेसिडेंसी शहरों में रहती थी, जो विशाल एवं बहुउपयोगी थी। इन शहरों में बड़े बंदरगाह, वेयर हाउस, सेना की छावनियां, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय थे।
बम्बई भारत का एक प्रमुख शहर था। बम्बई भारत का एक कैसा शहर था? बम्बई भारत का एक क्या था? प्रमुख शहर था। 19वीं शताब्दी के अंत तक बम्बई का विस्तार तीव्रता से हुआ। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। शुरुआत में बम्बई कितने टापुओं का इलाका था? लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह एक विशाल शहर का अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। VVI क्वेश्चन याद रखें, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ थी? बम्बई। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ थी? बम्बई। ठीक है विद्यार्थी, एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे और अर्थात निर्यात किए जाते थे। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी बंबई में बसे। कपड़ा मिलें खुलने लगी और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। 1854 ईस्वी में पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया। कहाँ में? बंबई में। सबसे पहला कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बंबई में स्थापित किया गया और 1921 ईस्वी तक वहाँ 85 कपड़ा मिल खुल चुकी थी, जिसमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम करते थे। कहता विद्यार्थी, कपड़ा मिलों में कितने लोगों को रोजगार मिलता था? 1,46,000 मजदूरों को रोजगार मिलता था। 1931 तक लगभग 1/4 ही बंबई के निवासी थे, बाकी निवासी बाहर से आकर बसे थे। 1931 ईस्वी तक डाटा सर्वे कहता है कि विद्यार्थी बंबई की शहर की अगर जनसंख्या को लिया जाए तो उसकी 1/4 शहर की जनसंख्या जो थी आपको बंबई के मूल निवासी थे, बाकी 3/4 जो जनसंख्या थी, जैसे मैनचेस्टर को अभी आपने देखा, लंदन के, वहां भी विद्यार्थी 1/4 लंदन के थे, लेकिन बाकी 3/4 लोग क्या थे? कहीं दूसरे क्षेत्रों से आकर बसे हुए थे या गांव से थे। उसी प्रकार से बंबई में भी हुआ। लंदन की तरह बंबई भी घनी आबादी वाला शहर था। लंदन जिस प्रकार वहाँ घनी आबादी वाला शहर था, उसी प्रकार हमारे भारत में कौन? बंबई घनी आबादी वाला शहर था। 1840 ईस्वी में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, जबकि बंबई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 9.5 वर्ग गज था। 1872 ईस्वी में लंदन के प्रति मकान में औसतन 8 व्यक्ति रहते थे, जबकि बंबई में प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। हमारा तुलना लंदन से की जा रही है, अर्थात बंबई शहर तो किसी न किसी रूप से लंदन के तुलना के रूप में किया करके दिखाया गया है। बंबई का विकास सुनियोजित रूप से नहीं हो सका, बल्कि 1800 के आसपास बंबई का फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में नेटिव रहते थे तो दूसरे हिस्से में विद्यार्थी दूसरे हिस्से में यूरोपीय या गोरे लोग रहते थे। विद्यार्थी नेटिव अपने देश से, अपने गांव, अपने देश के क्षेत्र के लोग। और कहते हैं दक्षिण में इसी तरह का विद्यार्थी कोट आबादी के उत्तर में यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी भी विकसित होने लगी। दक्षिण में इस तरह की उपनगरीय आबादी एक छावनी थी। इसे नस्ली विभाजन प्रेसिडेंसी शहरों में बनी। कहता विद्यार्थी नस्ली विभाजन और प्रेसिडेंसी कहाँ बनी? शहरों में बनी। शहर के अनियोजित विस्तार के कारण 1850 ईस्वी तक शहर में आवास और जलापूर्ति की समस्या बढ़ चुकी थी। कहता 1850 ईस्वी तक शहर में आपको किसी न किसी प्रकार की जल की समस्या के क्या हो गया? विचारणीय प्रश्न बन गया था। कहता विद्यार्थी कपड़ा मिलों के चलने से अधिक लोग बंबई आकर बसने लगे, जिसमें बंबई के आवासीय इलाकों में दबाव बढ़ने लगा। बंबई की 70% लोग घनी आबादी वाले चालों में रहते थे। बंबई की चाल बहुमंजिला इमारत होती थी। लंदन के टीनमेक्स की तरह ये मकान भी मोटे तौर पर व्यापारी और महाजन की निजी संपत्ति होते थे। कहता विद्यार्थी जिस प्रकार लंदन में आप टेनमेंट्स देखे थे जहाँ पे गरीब मजदूर लोग आके रहते थे, उसी प्रकार ये जो के थे बहुमंजिला केटीनमेंट्स भी एक ऐसे मकान हो करते थे तो किसी प्रकार के व्यापारी का ही जमीन था, क्योंकि मजदूर के लिए वहाँ पे किसी प्रकार का मकान बना दिया था जो काम सुविधाओं के साथ वहाँ पे रहने के लिए विवश थे, जो उसी के फैक्ट्री में काम करते थे। कहता विद्यार्थी आगे
लोग की आवासीय जरूरतों को पूरा करते थे वो मकान, और वहाँ पे लोग गांव से आते थे तो वहाँ पे आकर बसते थे, परंतु ये मात्र कमरों की कतारें होती थी जिसमें अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। कहता है कि ऐसे मकान का आपको चित्र दिखाया गया जिसमें खाली कमरा ही कमरा, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। और शौचालय की व्यवस्था नहीं तो शौचालय के लिए निजी आवश्यकता है तो विद्यार्थी उसके लिए आपको जहाँ तहाँ खुले क्षेत्रों में जाना पड़ता था। लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू हुआ। कहता है विद्यार्थी बंबई में यह काम प्लेग की महामारी के डर से शुरू हुआ। प्लेग एक बीमारी है जिसमें विद्यार्थी पक्षी विद्यार्थी आपको मरने लगते हैं, झुकने लगते हैं, और विद्यार्थी अपने मुर्गियों में प्लेग नामक रोग क्या हो जाता है, फैल जाता है। कहता कि 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1898 ईस्वी में। कहता कि 1918 में बंबई के मकान महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया, क्योंकि बंबई में मकानों का किराया क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। तो इसको क्या किया गया, सरकार ने कानून बनाकर इस पर थोड़ा सा नियंत्रण कंट्रोल लागू किया। परंतु इससे आवासीय समस्याएं समाप्त नहीं हुई। जमीन की कमी के कारण वे शहर के विस्तार में बंबई में समस्याएं बढ़ी, जिसे दूर करने के लिए भूमि विकास परियोजना लागू की गई। इस दिशा में सबसे पहली परियोजना 1784 में शुरू की गई। बंबई के गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी ताकि शहरों के निचले इलाके समुद्र के पानी की चपेट में आने से बच सके। कहता है विद्यार्थी विलियम, क्या नाम मेंशन किया, विलियम हॉर्नबी ने विद्यार्थी समुद्र के किनारे तटबंध बनाए। ये तटबंध थे जो विद्यार्थी समुद्र के पानी, बंबई शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ, समुद्र के पानी को शहरों में आने से रोकने के लिए बनाया गया, जिससे वहां पे तटवर्ती क्षेत्र के लोग थे जो कहीं न कहीं तूफान या समुद्र से आने वाले चक्रवातों से सुरक्षित हो सके, इसके लिए बनाए गए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक व्यवसायिक उद्देश्यों के और अधिक जमीन की जरूरत महसूस तो सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा नई योजना बनाई गई। 1864 में मालाबार में हिल से कोलवा के अतिरिक्त छोड़ तक के पश्चिमी तट का विकसित करने का ठेका बैंक का नाम क्या है, बेरी कलेमेशन कंपनी को मिला। कहता 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीन के घेर लिया गया और समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा। एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकाली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ का बलाड एस्टेट बना दिया। कहता विद्यार्थी देखिए बंबई ट्रस्ट ने क्या किया, एक जगह गड्ढा बनाया, चारों तरफ से पानी को रोककर वहां से मिट्टी निकाला। उस मिट्टी को जहां पर लोग जमा किया उस जगह एक विशाल भूभाग बन गया जिसको कहता है कि बलाट एस्टेट नाम दिया गया। और यहाँ पे किनको बसाया गया, थोड़ी सी पीछे आते हैं, यहाँ पे एक भूमि विकास का दलदली अथवा डूबी हुई जमीन को रहने का खेती करके या किसी अन्य काम के लिए बनाना भूमि विकास है। कहता समुद्र के किनारे की जमीन को भर भर कर घेर के पानी को रोक मट्टी भर भर के वहां पे विद्यार्थी शहर को बसाया गया। नवी मुंबई का नाम सुने हो ना, वैसा ही बसाया गया है। कहता है इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। देखिए मरीन ड्राइव चारों तरफ घेर कर विद्यार्थी रास्ते बना दिए गए हैं, यानी समुद्र के पानी के आने से भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं। आप चित्र में आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर आपका दृश्य लग रहा है देखने में। और एक कभी आपको जाने का मौका मिले मुंबई में तो आप इसको मरीन ड्राइव बंबई का देखने के लिए आप अब यहाँ तो मरीन ड्राइव वालों पटना में भी जाकर खिंचाते हैं फोटो। कहता है किससे मशहूर ड्राइव बनाया गया। बंबई में आने वाले प्रवासियों और उसके दैनिक जीवन से कठिनाई जिसका सामना आम आदमी को करना पड़ता है, इसका शहर के अंतर विरोधी के बावजूद शहर कैसे लोग को हमेशा आकर्षित करती है। तो स्वतंत्रता और नए अवसर की तलाश करते हैं जिससे इन शहरों को सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता मिलती है। सिंगापुर शहर का विकास। कहता है कि सिंगापुर शहर का विकास एशियाई देशों के सभी शहर अनियोजित और बेतरतीब ढंग से विकसित नहीं हुए थे। शहर की योजनाबद्ध रूप से तैयार की गई थी। कुआन की एक का सिंगापुर एक प्रमुख उदाहरण है। कहता है
इक्वान एप का सिंगापुर, एक सिंगापुर बड़ी नाम सुने हो, सिंगापुर लोग घूमने जाते हैं तो सिंगापुर क्या है विद्यार्थी, समुद्र में बसाया गया क्षेत्र है विद्यार्थी, जहाँ पे समुद्र के में आपको समझेगी मिट्टी उट्टी भर कर या उसको घेराव करके। उदाहरण आज का सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है जो विश्व भर में नगर विकास के आदर्श को प्रस्तुत करता है। 1965 तक सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह तो था, लेकिन वह बाकी एशियाई शहरों जैसा नहीं था। इस शहर का निर्माण तो श्वेत बस्तियों के हिसाब से ही बसाया गया। सिंगापुर पर उस समय सोवियतों का ही शासन था। सिंगापुर में किसका शासन था, सोवियतों का शासन था। लेकिन वर्तमान समय सिंगापुर क्या हो गया, आज के फिल्मी इंडस्ट्री के लिए किसी प्रकार के शूटिंग वूटिंग के लिए लोग अपने विद्यार्थी कुछ टूर के लिए वहां पे जाना पसंद करते हैं। शहर की ज्यादातर आबादी भीड़ भारी गंदे मकानों और गंदगी में जीते थे। 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष, आप लोग फिल्मों में भी देखते हैं, अक्सर बोलता है कि हमने शादी के बाद हनीमून का टिकट सिंगापुर बुक किया है। मतलब विद्यार्थी कहीं ना कहीं विद्यार्थी आपको सिंगापुर का नाम आपको किसी न किसी रूप से आप सुनने को मिल जाता है कि सिंगापुर एक बहुत अच्छा शहर है, जिसको विद्यार्थी आपको सभी तरीके से लाइट सुविधाओं और ऐसो आराम से लैस कर दिया गया, जो पहले आम शहरों की तरह था। चित्र में आपको दिखाया गया चकाचौंध व्यवस्था। आपको कहता है डी कुआर एक के नेतृत्व में, जब कहता है कि नाम मेंशन किया गया है, याद रखिएगा ली कुआर एक के नेतृत्व में जब सिंगापुर को आजादी मिली तब एक विशाल आवास एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसने इस द्वीप राष्ट्र को एक नया आयाम दिया। सरकार के द्वारा लगभग 86% जनता को अच्छे मकान दिए गए। देखो सरकार आज भी आपके देश में क्या देती है, घर रोजगार प्रधानमंत्री घर देती है विद्यार्थी, आवास योजना के तहत आपको घर देती है। वहां के सरकार ने वहां के लोगों को पैसे दे देकर अच्छे घर बनाने के लिए पैसे दिए, तो अच्छा घर बनाओ। और लोगों ने पैसे को अपने निजी हित में, भारत में क्या है, घर बनाने के लिए पैसे देते हैं, तब पहले घर पर फोटो खिंचा लेता है या कुछ दूसरा घर पर फोटो खिंचा लेता है और पैसा का सदुपयोग नहीं करता, कष्ट में जी रहा था और रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 लाख रुपया लगभग में मिलता है ना, और उसके विद्यार्थी उसमें भी घोटाले वाले लोग कुछ खा जाते हैं। कई कर्मचारी ऑफिसर ये सब विद्यार्थी या किसी प्रकार का जो आपको लोन पास करवा रहा है बैंक वाला, मिलजुल कर आपका पैसा बांट उठ लेता है, जिससे आपको पैसे कम मिलते हैं। फिर सोचो कि 1.5 लाख रुपया 1 लाख कुछ बचा तो उसमें क्या बनेगा, सब कुछ महंगाई है। आता फिर कहता है कि घर बनाएंगे नहीं, ऐसी काम चला लेंगे। देखा आदमी का 2-3 दिन आदमी कर प्रधानमंत्री आवास योजना पास होता है, हाँ 2 बार पास करवा लेता है किसी न किसी प्रकार से। और ऐसे लोग भरे पड़े आपको मिले जाएंगे, जिससे सरकार को इसका समर्थन प्राप्त हुआ है। ऊंचे आवासीय देखिए वहां के, देखिए वहां के सरकार ने जब सपोर्ट किया तो वहां के लोगों ने अपने अपने अच्छे घर बनाए, जिससे सरकार को इसका समर्थन प्राप्त हुआ। उन्हें ऊंचे आवासीय खंडों में हवा निकासी और सभी प्रकार की सेवाओं का इंतजाम किया गया। इमारतों में शहर से सामाजिक जीवन को भी बदल दिया। बाहरी गलियारे के कारण अपराध कम हुए। सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए इस इमारतों में खाली मंजिलें छोड़ दिए गए। कहा था कि विद्यार्थी जब भवन बन रहे थे बड़ा बड़ा विशाल भवन, तो उसमें एक फ्लोर को खाली छोड़ा गया कि किसी प्रकार के उतना भवन में उतने सारे लोग रह रहे हैं, तो सामुदायिक फंक्शन शादी विवाह में अगर उस भवन के लोग आयोजन करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो उसी फ्लोर पर करेंगे। शहर के लोग आने पर नियंत्रण रखा जाने लगा। भारतीय, चीनी और मलय इन तीनों समुदाय के बीच नस्ली सामाजिक टकराव को रोकने के लिए सामाजिक संबंधों को भी लगातार क्या किया गया। यहाँ एक नाम है नई सड़कें, नई प्रमुख सड़कें ब्राउन थॉमसन द्वारा 1850 में 1870 के बीच बनवाई गई पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक नक्शे के रूप में। अब कहता सचेत रहने, अखबार, पत्रिका और अन्य प्रकार के संचार के साधन को यहाँ क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया, लोगों तक पहुंचाए गए। हालांकि सिंगापुर के नागरिकों को भौतिक सुविधाएं हालांकि सिंगापुर के नागरिकों को भौतिक सुविधाएं और संपन्नता मिली, लेकिन यह मान्यता भी है कि शहर में जीवंत और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक संस्कृति की कमी है। कहता विद्यार्थी यहाँ पे सुविधा तो हमने दिया लोगों को, लेकिन कहने विद्यार्थी एक स्वतंत्र राजनीति की आज यहाँ कमी है। जिस प्रकार बेरान हाउसमान ने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम किया, वही शहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। शहर भर से सीधी चौड़ी सड़कें, बुलेवर्ड्स, छायादार सड़कें बनाई गई, खुले मैदान बनाए गए, पेड़ पौधे बगीचे लगाए गए। पूरे शहर में पुलिस
तैनात किया गया। 1860 तक पेरिस के प्रत्येक 5 कामकाजी लोगों में से एक निर्माण कार्यों में लगाया गया। कहता विद्यार्थी जो लोग वहां पे काम काज कर रहे हैं उसमें से 5 लोगों में से कितने लोगों से विभाजन किया है? 5 लोगों में से एक लोग को कहाँ लगाया गया? कहता कामकाजी लोगों में से फिर से 18 साल पेरिस के प्रत्येक 5 कामकाजी लोगों में से एक को निर्माण कार्य में लगाया गया तो किसी न किसी प्रकार के कार्य को क्रियाकलाप को करे। इस पर पुनर्निर्माण अभियान में पेरिस के बीच रहने वाले लगभग में 3.5 लाख लोगों को उजाड़ दिया गया। पेरिस के कुछ संपन्न निवासियों को भी लगता था कि उसके शहर को दानवी रूप से में बदल दिया गया है। कहता है कि लगभग में देखिए विद्यार्थी जब अमेरिका लंदन बढ़िया शहर था और जब यहाँ पे सिंगापुर में ऐसी सुविधाएं दी जाने लगी तो वहाँ से कुछ लोग जो अमीर थे यहाँ आकर बसने लगे तो अब लगा कि धीरे धीरे उस शहर को किसी ने उजाड़ दिया। अतः पेरिस के कुछ संपन्न निवासियों को भी लगता था कि उसके शहर को दानवी रूपों में बदल दिया, पर जल्द ही यह भावना घर में बदल गई। पेरिस एक ऐसी राजधानी के रूप में जाना गया जो सिर्फ वास्तुशिल्प के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और बौद्धिक प्रगति के केंद्र के रूप में प्रभावशाली स्थान बन गया। लेकिन शुरू में कुछ दिन तक सोच बदली, लेकिन समय के साथ ये सोच धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और पेरिस को और डेवलप किया गया। पाटलिपुत्रा पटना, अब थोड़ा पटना को देखते हैं, ये आपका लास्ट पॉइंट है। अब कहता विद्यार्थी पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं, पटना को क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र कहते हैं। पटना आपका बिहार का राजधानी है और यह किस प्रकार से डेवलप किया इसके विकास की कहानी एक छोटे से रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। कहता हमारे राज्य पटना, कहता कि हमारे राज्य पटना नगर का विकास शहरीकरण, कहता कि हमारे राज्य में पटना नगर का विकास शहरीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता। प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा के नाम से विख्यात एक महानगर था जिसकी तुलना विश्व के समकालीन सुप्रसिद्ध नगरों में की जाती थी। कहता पटना क्या था? पटना एक विद्यार्थी क्या था? एक महानगर था जिसके विद्यार्थी संपन्नशाली लोगों में क्या की जाती थी? तुलना की जाती थी और एक महानगर के रूप में था जो आज के समय में विद्यार्थी आपको पूर्णतः डेवलप है। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। पटना की स्थापना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई थी। कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। समय के साथ एक किस साम्राज्य की राजधानी बनी? मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। मौर्य शासन काल के कंधार से कर्नाटक तक का विस्तृत साम्राज्य की राजधानी इस पाटलिपुत्रा नगर में स्थित थी। कहता विद्यार्थी किसकी राजधानी? कंधार से कर्नाटक तक का विस्तृत क्षेत्र की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पाटलिपुत्रा में थी। मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हार से प्राप्त हुए हैं। पटना का एक इलाका है कुम्हार, वहां से इसके अवशेष हमें खुदाई में हमें मिले हैं। इस नगर की आबादी उस समय 4 लाख थी। इस नगर के प्रशासन और जीवन के अनेक पहलुओं की विस्तृत चर्चा मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। कहता विद्यार्थी मेगास्थनीज की रचना का इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज की रचना इंडिका में आपको देखिए यह व्यक्ति कहता कि यह व्यक्ति चंद्रगुप्त के दरबार में दूत के रूप में आया था। कहता मेगास्थनीज किसके दरबार में दूत के रूप में आया था? कहता विद्यार्थी चंद्रगुप्त के, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के। कहता है गुप्त काल में भी इस नगर का गौरव बना रहा। कहता किस काल में इस नगर का गौरव बना रहा? गुप्त काल के शासन काल में विद्यार्थी इस नगर की शोभा और इसकी मतलब चर्चा फैली रही। इस विशाल कहता है कि इसके विशाल भवनों के वैभव सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फाहियान द्वारा की गई है। चीनी यात्री फाहियान द्वारा यहाँ के बड़े बड़े शहरों बड़े बड़े भवनों की चर्चा की गई है। कहता प्राचीन काल कि यह नगर शिल्प कला, व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, परंतु यह नगर पूर्व मध्यकाल में पतनशील अवस्था में रहा। कहता पूर्व मध्यकाल में क्या रहा? धीरे धीरे किसी न किसी रूप से मतलब ह्रास की ओर गया। लेकिन समय के साथ मध्य युग में इस नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेर शाह सूरी ने पुनः स्थापित किया। उसने 1541 ईस्वी में लगभग गंगा और गंडक नदी के संगम कहता विद्यार्थी शेर शाह सूरी ने गंगा नदी और गंडक नदी के संगम पर एक दुर्ग बनवाया। इस स्थान में सैनिक महत्व का आभास था। कहता विद्यार्थी वो दुर्ग बनाया जिसमें कहा था सैनिक का अभ्यासवास के लिए, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए या उसकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती थी। अब्दुल्लाह की रचना तारीखे दाऊदी में
अब्दुल्लाह की रचना क्या है? तारीख दाऊदी पूछा गया है। तारीख दाऊदी किसकी रचना है? अब्दुल्लाह की। इस संबंध में विशेष जानकारी मिलती है। अकबर के शासन काल में यह नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। किसके शासन काल में एक व्यापारिक केंद्र बन गया था? अकबर के शासन काल में। 1856 ईस्वी में अंग्रेज यात्री राल्फ पिच ने इस नगर का भ्रमण किया और बताया कि यहाँ से कपास, सूती की वस्त्र, चीनी और अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में बंगाल एवं दूसरे क्षेत्रों में होता था। कहता विद्यार्थी इस पटना से कैसी का व्यापार व्यवसाय होता था? कपास, सूती वस्त्र, चीनी और अफीम का व्यापार विद्यार्थी पश्चिम बंगाल और दूसरे क्षेत्रों में होता था। इसके अतिरिक्त सोना और नील का भी निर्यात अधिक मात्रा में पटना से होता था। यूरोपीय व्यापारियों के साथ पंजाब के खन्नी और पश्चिमी भारत के जैन व्यापारी और ईरानी, मध्य एशियाई आर्मीनियाई व्यापारी भी इस नगर में सक्रिय थे। कहता कि शहर में विद्यार्थी कौन कौन आते थे? पश्चिमी भारत के जैन व्यापारी, ईरानी, मध्य एशियाई तथा आर्मीनियाई व्यापारी भी इस नगर में अपने व्यापार व्यवसाय के लिए आते थे। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में इस नगर की आबादी 3 लाख से अधिक बताई जाती है, जबकि समकालीन यूरोप में 1 लाख की आबादी वाले नगर के महत्वपूर्ण माने जाते थे। कहता है कि विद्यार्थी समकालीन समय में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर को महत्वपूर्ण माने जाते थे, लेकिन उस वक्त इस शहर की आबादी कितनी बताई जाती है? 3 लाख। कितनी बताई जाती है? 3 लाख बताई जाती है। अब कहता है कि विद्यार्थी मुगल काल में अनेक सुंदर भव्य इमारतों का यहाँ निर्माण किया गया। किस काल में? मुगल काल में, जिसमें अधिकतर अब नगर के मध्य एवं पूर्वी भागों में देखी जा सकती है। इस नगर में 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहता कि पटना में ही किसका जन्म हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का, जो गुरुद्वारा के नाम से वर्तमान में प्रसिद्ध है। इस कारण यह नगर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। कहता है माना जाता है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीम मूसान ने इस नगर का नव निर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम दिया। कहता है इसका अजीमाबाद नामकरण किसने किया था? कहता है कि मुगल राजकुमार अजीम मूसान ने इस नगर का नव निर्माण करा के इसका नया नाम क्या दिया? अजीमाबाद दिया था। उस समय इस नगर के पुनर्निर्माण का लगभग 1 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। जिस वक्त विद्यार्थी आपको अजीम मूसान सर का विद्यार्थी आपको नव निर्माण करवा रहे थे, उस पर लगभग उस वक्त 1 करोड़ रुपए खर्च की गई थी। कहता है विद्यार्थी उस 1 करोड़ रुपए का समझ लो कितनी कीमत होगी। यह नगर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में अग्रणी है। कहता भारत के सभी विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यह नगर क्या है? अग्रणी है। और साथ साथ में अपने बिहार के रिस्पेक्ट में तो और बड़ी बात है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ आधुनिक पटना नगर के विकास का क्रम आरंभ हुआ। अजीमाबाद क्षेत्र से कुछ पश्चिमी अंग्रेजों का अफीम गोदाम पहले से ही स्थित था। यहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पर अनाज भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण 1786 में किया गया, जो गोलघर के नाम से विख्यात है। आज भी आप जानिएगा पटना गांधी मैदान में तो उसके पश्चिमी भाग में आपको गोलघर देखने को मिलेगा, यानी बांसघाट के पास। तो गोलघर का निर्माण किस लिए उद्देश्य कराया गया था? पूछा जा गया है। गोलघर का निर्माण विद्यार्थी अनाज के भंडारण के लिए, बोलेगा सैनिक शिविर के लिए कराया गया था, अनाज भंडारण के लिए कराया गया था, या किसी प्रकार के प्रशासनिक कार्य के लिए कराया गया था? तो आपको विद्यार्थी अनाज के भंडारण के लिए कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? तो विद्यार्थी या किसके द्वारा कराया गया था? अंग्रेज, क्या मेंशन किया? अंग्रेजों द्वारा ना। यहाँ से लगा 5 मील के अनाज भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण किया। 1786 में इसका गोलघर का निर्माण, इन्हीं दोनों के बीच के क्षेत्र में पटना में आधुनिक नगर का आरंभ हुआ, इन्हें अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। कहता कि पटना नगर के प्रशासन की व्यवस्था भी क्रमिक ढंग से क्या हुई है? विकसित हुई है। 1769 ईस्वी में बिहार क्षेत्र में शासन की देखरेख के लिए एक अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति हुई, जबकि 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बिहार के प्रशासन के लिए कई व्यवस्थाएं लागू हुई। इसमें पटना को नगर की केंद्रीय स्थिति बनी रही। कहता विद्यार्थी कई प्रकार की नगर व्यवस्थाएं लागू की गई प्रशासनिक सेवा में, जिसमें पटना क्या रहा? केंद्रीय रूप में आपको इसकी स्थिति अपना बनाए रखा। 1911 ईस्वी में के दिल्ली दरबार में बिहार की पृथक राज का, कहता कि 1911 में दिल्ली दरबार में पृथक राज का इसको स्वरूप दिया गया और 1912 में इसका क्या कर दिया गया? बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक
राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कहता बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल ये तीनों क्या था, पहले एक साथ था। ये तीनों कब अलग हो गया, 1911 में इसकी सोच रखी गई और 1912 में क्या कर दिया गया, तीनों को अलग कर दिया गया। पटना इसकी राजधानी बनाई। जब बिहार अलग हुआ तो इसकी राजधानी कहाँ बनाई, पटना बनाई गई। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में पटना के पश्चिमी भाग का विकास आरंभ हुआ और नया प्रशासनिक क्षेत्र विकसित हुआ। इसमें राजभवन बनाए गए, सचिवालय बनाए गए, विधानमंडल बनाए गए आदि का निर्माण हुआ। देश की स्वतंत्रता के बाद पटना के दक्षिण की दिशा में भी आबादी का विस्तार तेजी से हुआ। वर्तमान पटना की आबादी 12 लाख से अधिक है। वर्तमान में पटना का आबादी कितना है, 12 लाख से भी अधिक है। अब इसके आगे विद्यार्थी कहता है कि इसका क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर है। पटना का क्षेत्रफल कितना है, 250 वर्ग किलोमीटर। कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। कहता है विद्यार्थी कि कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर कोई है तो कौन है विद्यार्थी, पटना है। आबादी के घनत्व से दृष्टिकोण से यहाँ भारत का 14वां सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। कहता आबादी की दृष्टिकोण से देखे तो का क्षेत्रफल का 14वां सबसे भारत का क्या है, अधिक आबादी वाला नगर है। वर्तमान में शिक्षा और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी इसकी स्थिति प्रशंसनीय है। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है। ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर कृषि व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए एक नई आर्थिक व्यवस्था लागू हुई, जिसमें व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के विकास पर बल दिया गया। शहरों के इस विकास क्रम में लोगों को नई चेतना प्रदान की है और सुविधाएं दी है, तो दूसरी ओर नई समस्याओं को भी जन्म दिया है। निदान के कहता है जिसके निदान के लिए हमें क्या है, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें बेहद आवश्यकता है। इस नई सामाजिक संरचना के अंतर्गत शहरों द्वारा जहां एक और व्यवसायिक माध्यम एवं कहता कि श्रमिक वर्ग आए तो उसी साधन का वर्ग भेद की भावना भी आई, जो समाजवादी विचारधारा के विपरीत है। कहता समाजवादी विचारधारा किस पर आधारित होती है, सभी लोगों के कल्याण पर आधारित होती है, लेकिन ये वर्ग विभाजन किसी न किसी रूप में विद्यार्थी व्यवसायिक वर्ग, श्रमिक वर्ग और किसी रूप में हमें देखने को मिलते हैं। एवं लोकतांत्रिक पद्धति को भी प्रभावित करती है। शहरों की निरंतर प्रगति एवं इसके विस्तार से हमारी जीवन शैली सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध हुए हैं, तो दूसरी ओर स्पर्धा एवं अवसरवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति भी बलवती हुई है। कहता विद्यार्थी जिस प्रकार आज के समय में शिक्षा का स्तर हमारा बढ़ते जा रहा है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं विद्यार्थी हमारा इसका नुकसानदेह कंपटीशन भी बढ़ते रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित है, अर्थात जिसमें ज्यादा मेरिट है वो अपना जॉब को प्राप्त कर सकता है। और नकारात्मक प्रवृत्ति जिसमें अवसर हम लोग को अब कम मिलता है। पहले क्या था, कोई पढ़े लिखे लोगों को पकड़ कर नौकरी देते थे, आज पढ़े लिखे लोगों को छांट कर उसमें से सबसे काबिल को चुनते हैं, ठीक है ना। या ना तो जो विद्यार्थी ज्यादा और भी व्यवस्थाएं कर दे उसको चुन लेते हैं। एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आधुनिकीकरण के साथ, आदर्शों के संश्लेषण के साथ ही संभव हुआ, जिन्हें हम शहरी व्यवस्था के अंतर्गत छोड़ते जा रहे हैं। तथा इस प्रकार ये हमारा विद्यार्थी परिचय समाप्त हुआ। विशेष धन्यवाद। नए पाठ के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ अगले सेशन में हम मिलेंगे।